दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं एपी सर आपके सामने आज ये जो हाई कोर्ट के आपके कल से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जिसमें आपके ग्रुप डी और स्टेनो व जूनियर असिस्टेंट, इसके संबंध में प्रैक्टिस सेट हम फुल पेपर का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और टेस्ट नंबर आपका मॉडल टेस्ट नंबर 5 हुआ है। तो इसके पहले जिन लोगों ने पिछले 4 टेस्ट का नहीं देखा, वो पीछे 4 टेस्ट आप प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, जिन लोगों के बाद में पेपर है। और इसके साथ ही टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी इसी एग्जाम कोच के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ स्टैटिक जीके जीएस टॉपिक वाइज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो अभी तक अगर आप वीडियो को चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको क्लास में मज़ा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा, भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है। आर गाडगिल, बी के.आर.वी. राव, दादा भाई नौरोजी और पीसी महालनोबिस। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो ये समिति 1949 में बनी थी, इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। यहाँ अध्यक्ष पूछा है। सदस्य के रूप में अन्य कौन शामिल थे? तो सदस्य के रूप में आर गाडगिल, सदस्य के रूप में आर गाडगिल और के.आर.वी. राव भी इसमें क्या थे? शामिल थे। तो ये 2 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल थे। उद्देश्य इसका क्या था? यानी भारत में राष्ट्रीय आय किस प्रकार, कैसे, कितनी होनी चाहिए, इन सबको निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड होना चाहिए, इसका बताना इसका उद्देश्य था। यहाँ एक काम का नाम आया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया, राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया। और दादा भाई नौरोजी ही ये हैं जिनके द्वारा कौन सी, तो ध्यान दीजिएगा, धन का निष्कासन, इन्हीं के द्वारा कौन? धन का निष्कासन, जिसे क्या कहा जाता? धन का निष्कासन सिद्धांत भी दिया जाता है, या धन का बहिर्गमन यानी भारत में अंग्रेजों ने कितना धन लूट के ले गए, इसके संबंध में किसने थ्योरी दी थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। तो धन का बहिर्गमन पूछे तब भी दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, या इनमें से कोई नहीं? आइए विचार करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में कहा जाए तो कितने 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीपों की टोटल संख्या पूछी जाए तो कितने महाद्वीप हैं? 7। महासागर पूछा जाए तो महासागर कितने हैं? तो महासागर हैं 5। इनका एरिया वाइज सजावट पूछा जाए कि इनका क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में लगाइए तो ये क्या? पैसा करते हो, पैसे पे ही मरते हो। तो इसका ट्रिक क्या है? पैसा। तो इसका क्या रखना ध्यान? पैसा। पी से क्या हो गया? प्रशांत महासागर। पी से क्या हो गया? प्रशांत। ए से क्या हो गया? अटलांटिक। और आई से हो गया इंडियन। आई का मतलब इंडियन ओशन, और इंडियन का मतलब क्या हुआ? हिंद महासागर। और यस का मतलब साउथ का मतलब दक्षिण महासागर, दक्षिणी महासागर, साउथ ओशियन। इसको क्या बोलते हैं? साउथ ओशियन, दक्षिणी महासागर। और ए का मतलब क्या हुआ? आर्कटिक। ए का मतलब क्या हो गया? आर्कटिक महासागर। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसका भी। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज्यादा एरिया वाला पूछे, नंबर 1 पे प्रशांत है, नंबर 2 पे अटलांटिक, नंबर 3 पे हिंद, नंबर 4 पे दक्षिणी महासागर, और नंबर 5 में कौन है? आर्कटिक महासागर है। घटता क्रम है। ये किसका घटता क्रम है? महासागरों का। यहाँ क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये इंडिया का मानचित्र बनाइए। ठीक, ये वाला पूरा का पूरा भारत का यानी
भारत का ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये सब किससे गिरा? हिंद महासागर से गिरा है। और ये किससे गिरा? हिंद महासागर से गिरा है। तो यहां पर ये छोटे छोटे टापू इधर हैं, तो ये वाले टापू कहलाते हैं कौन से? ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार। लेकिन इधर भी टापू हैं और जो ये भी हिंद महासागर से पूरा गिरा है, और ये जो टापू हैं इसको क्या कहा जाता? लक्षद्वीप। कावारत्ती जिसकी क्या है? राजधानी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन का सही जवाब 2 का हो जाएगा हिंद महासागर। लक्षद्वीप किसमें स्थित है? तो इसका 2 का आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सींग किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप हुआ। अफ्रीका महाद्वीप का जो ये वाला सॉरी एरिया है, इसी को किस नाम से जाना जाता? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो इसमें कितने इथोपिया है? ध्यान रखिएगा, इथोपिया इसमें शामिल है, सोमालिया शामिल है, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और चौथा देश है इरिट्रिया। चौथा कौन हो गया? इरिट्रिया। ये 4 देश मिल करके क्या बनाते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। क्या बनाते? हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। सोमालिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब हुआ, जैसे आप हॉर्न का मतलब सींग होता है, तो इनका संरचना बिल्कुल सींग जैसी दिखाई देती है। तो ये 4 देश अफ्रीका के मिलके हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते। पूछा इसमें कौन शामिल नहीं है? तो सूडान, ध्यान से समझिएगा, क्या सूडान है? नहीं है। तो यही आंसर हो जाए ए वाला। बाकी सोमालिया भी है, इथोपिया है, इरिट्रिया और जिबूती। अगर बात करें यानी जो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है जिससे होके तीनों रेखा, कौन कौन? विषुवत रेखा, इससे होकर विषुवत रेखा, इससे होकर कर्क रेखा, इससे होकर मकर रेखा, यानी ये 0 डिग्री, इसके बाद तीनों रेखाएं इससे होके गुजरती हैं 0 डिग्री, और 23.5 ये क्या हो गई? नॉर्थ कर्क रेखा, और 23.5 साउथ ये कौन सी हो गई? मकर रेखा। तीनों रेखाएं एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है टोकोफेराल। टोकोफेराल का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर विटामिन से क्वेश्चन है। तो विटामिन 2 प्रकार के होते, एक होते जल में घुलनशील, जल को वाटर बोलते हैं, और वाटर से बी एंड सी मिलता है, बी एंड सी हो गया। और दूसरा कौन विटामिन होते? वसा में घुलनशील, और वसा में घुलनशील कौन होते? ए डी ई के। अब इसमें रासायनिक नाम, हाँ आपको रासायनिक नाम विटामिनों की बायोट्रिक हमने वीडियो बता रखी, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता। फिलहाल के लिए बता दें, विटामिन ए रेटिनाल है, विटामिन ए रेटिनाल, ये रेटिनाल है। बी के कई कॉम्प्लेक्स हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12। ये B के कई हैं, इनमें थायमीन है B1, B2 कौन है? राइबोफ्लेविन है, और B3 नियासिन है, B5 पेंटाथेनिक है, 5 से पेंटा 5 को बोलते, ठीक। और फिर कौन है? B6 पैराडॉक्सिन है, पैराडॉक्सिन। उसके बाद B7 कौन सा है? तो B7 याद रखिएगा, ये बायोटिन है, और B12 साइनोकोबाल्मिन। इसकी ट्रिक हमने अपने वीडियो में बता रखी है, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। तो ये बी का हो गया, ए का जानी चुके हो, और सी का जानते हो, इसका क्या बताएं? डी का कौन है? डी का कौन है? तो ई का ध्यान समझिएगा, इसका डी का कैल्सीफेरॉल, और ई का कहते ना ई ठोको। ई ठोको से क्या हो जाएगा? ठोको से टोको, ई टोको, तो ई ठोको, ई यानी टोकोफेरॉल। तो ई का क्या नाम हो जाएगा? टोकोफेरॉल। के का निप्थोक्यूनोन। तो ये आपके इसके क्या हो गए? वैज्ञानिक नाम हो गए। क्वेश्चन क्या पूछा है? किसका? टोकोफेरॉल किसका विटामिन का है? तो ई ठोको यानी ई, विटामिन ई का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर पूछा है, निम्नलिखित में से
क्या क्वेश्चन पूछ रहा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है, ये पूछ रहा। यानी बात यहां हो रही है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे कहां स्थापित किया गया है, तो अपना नवाबों का शहर लखनऊ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लखनऊ। सही जवाब क्या हो जाएगा, लखनऊ। प्रयागराज में याद रखिएगा सांस्कृतिक क्षेत्रीय केंद्र है, सांस्कृतिक क्षेत्रीय केंद्र ये पूछे तो इसका सांस्कृतिक क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज। कानपुर में कौन है, दलहन प्रौद्योगिकी संस्थान, दलहन प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ है, कानपुर में है। ठीक, इसके बाद जो इंटरनेशनल व्यापार है उसका क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है, इसका अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो इसका मनीला फिलीपींस, लेकिन इसका क्षेत्रीय कार्यालय पूछे मनीला फिलीपींस है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय पूछे तो ये कहाँ, वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कर्क रेखा निम्न में से कहां से होके नहीं गुजरती है, तो इंडिया का मानचित्र। यहां से एक ट्रिक आप बहुत याद किए हो, गरम छाछ पीता मैं, ये ट्रिक याद किए हो तो इसको लगा लो भाई ट्रिक से ही। मैप से भी देख लो। सबसे पहले गुजरात, कहां, गुजरात से गुजरती है। और रा से कौन हो गया, राजस्थान से। उसके बाद मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। ठीक, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल और फिर मिजोरम। तो यहां पर कौन, छत्तीसगढ़ भी है, त्रिपुरा भी है। त्रिपुरा, हाँ ये त्रिपुरा, यहां नॉर्थ ईस्ट का पश्चिम बंगाल के आगे मिजोरम और ये नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा, इससे होकर भी गुजरती है। पीता यहां ता भी तो आ रहा, तो क्या हो जाएगा, यानी त्रिपुरा। उसके बाद मध्य प्रदेश है ही है, कहां से होके नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन मजेदार है, कौन है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से संबंधित ऋषि कौन है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से संबंधित ऋषि कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल से संबंधित ऋषि कौन है, तो यहां ये सबसे प्राचीन वेद पूछे, सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछा जाए तो ये कौन है, ऋग्वेद। कौन है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद। और इसमें 10 मंडल हैं, और 10 मंडल में इसमें जो तीसरा मंडल है ये किसको, विश्वामित्र, किसका उल्लेख किया गया, तो तृतीय मंडल एक किससे संबंधित है, ऋषि विश्वामित्र से। किससे संबंधित यहां ऋषि आया है, तो ऋषि विश्वामित्र से जो तीसरा मंडल है वो संबंधित है सबसे प्राचीन। अगर बात करें वेद कितने हैं, तो आपको पता है 4 वेद हैं। एक आपका कौन है, ऋग्वेद हो गया, दूसरा कौन हो गया, सामवेद हो गया, तीसरा कौन हो गया, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, और चौथा कौन हो गया, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इनमें से सामवेद से संगीत निकला है, और संगीत से ही याद आ रहा एक नाट्यशास्त्र, एक ग्रंथ कौन है, नाट्यशास्त्र। और ये नाट्यशास्त्र पूछे किसके द्वारा लिखा गया, भरत मुनि। किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। यज्ञ से विधि विधान पूछे तो इसमें यजुर्वेद में। अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना, ये सब जादू टोना और झाड़ फूक वाले जितने हैं वो किसमें हैं, अथर्ववेद में है। समझे भाई, तो ये आपका हो गया कौन से, चारों वेद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है। देखो, भारत में पंचायती राज को सबसे पहले, इसका आंसर सुन लीजिए फिर पोस्टमास्टम पे आते हैं। पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40। किसमें, 40। भारत में पंचायती राज को सबसे पहले, भारत में पूछा जाए पंचायती व्यवस्था को सबसे पहले कहां लागू किया गया,
पंचायती राज को कहां लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान के किस जिले में? नागौर जिले में। कहां लागू किया गया? नागौर जिले। दूसरा राज्य कौन बना? दूसरा राज्य जो पंचायती राज को लागू किया ये बना आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब अरुणाचल नहीं है, लिख दे रहे हैं आंध्र प्रदेश। तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बना जिसने पंचायती राज को लागू किया। अब अगला क्या पूछा जा सकता है? पंचायती राज के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 73वां। कब किया गया? 1992। ये लागू कब से हुआ? तो ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती। इसके लिए संविधान में कौन ऐड किया गया? भाग 9 और कौन सी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कौन सी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में विषय कितने रखे गए? 29। कितने विषय रखे गए? 29। तो ये चीजें सारी बातें हैं जो आपको पंचायत से संबंधित क्या ध्यान रखना चाहिए। पंचायत से संबंधित हैं जो आपको हर हालत में ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? यानी आर्थिक सहयोग व व्यापारिक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये किसके साथ किया गया? 4 ऑप्शन है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और नॉर्वे। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो अभी मुक्त व्यापार समझौता हुआ, इसी को एक्टा के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता? एक्टा। यानी मुक्त व्यापार समझौता का मतलब हुआ कि कोई सामान ऑस्ट्रेलिया जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया का कोई भी सामान भारत आ रहा तो सीमा शुल्क जो लगाया जाता था वो 0 यानी 100% उसको हटा दिया गया है, टैरिफ हटा दी गई है। तो इसी को मुक्त व्यापार समझौता के नाम से जाना जाता। एक्टा की फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, तो ये किसके साथ हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसी प्रकार का एक सेपा, एक समझौता और होता है जिसे सेपा, सेपा आपसे पूछे तो सेपा इंडिया और भारत और यूएई के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ? यूएई। कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती? सेपा की कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत ने किसके? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है। अब एग्जाम में देखना पूछ क्या रहा। अगला क्लॉक यहां पूछ रहा है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कौन सी? विश्व की पहली कौन सी यानी वैदिक क्लॉक कहां स्थापित की गई? यह क्वेश्चन पूछा तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी ये विश्व की है, भारत की नहीं। विश्व की पहली जो वैदिक क्लॉक है, वैदिक घड़ी है, ये कहां स्थापित की गई? ये उज्जैन। उज्जैन, और उज्जैन कहां? एमपी में। उज्जैन कहां? एमपी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उज्जैन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उज्जैन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला फिर क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है कि 20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित हुए 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस देश को फोकस कंट्री के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपका ध्यान दीजिए। यानी इस बार का जो अभी 20 से लेकर 28 नवंबर 20 से लेकर 28 नवंबर 2022 के बीच 22 के बीच क्या हुआ? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ पणजी। पणजी कहाँ है? तो ये गोवा की राजधानी है, गोवा में हुआ। और इसमें जो फोकस कंट्री था, फोकस कंट्री 2 होते हैं, एक फोकस कंट्री एक पार्टनर। तो फोकस कंट्री इसमें किसको बनाया गया? फ्रांस को। फा से फोकस, फा से फ्रांस। फोकस कंट्री इस बार का कौन था? तो फा से फोकस और फा से फन, फ्रांस। तो इस बार फोकस कंट्री फ्रांस था।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? किसकी सीमा नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश की किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश, ठीक। तो यहां पर है आपका नेपाल, ये नेपाल है। कई इसकी सीमा लगती हैं, लेकिन दिए गए ऑप्शन में बस्ती की नहीं लगती, बलिया की नहीं लगती, गोरखपुर की नहीं लगती, किसकी लगती है? महाराजगंज की। तो ये इसकी सीमा कई है, लेकिन यहां पर जो एक लास्ट वाला छोर है ये किसके साथ लगती है? महाराजगंज के साथ। महाराजगंज किसके साथ लगती? तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? महाराजगंज हो जाएगा। बाकी आप बताइएगा कितने जिले हैं जिसकी सीमा इसके साथ लगती है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? ध्यान दीजिएगा, अगर विश्व में पूछा जाए या एशिया में पूछा जाए तो एशिया की ही बात कर लेते हैं। एशिया आवलिक विश्व में सर्वाधिक आबादी, विश्व में सर्वाधिक आबादी किसकी है? तो सर्वाधिक आबादी आप कहेंगे चाइना की है। तो नंबर 1 पे कौन है? चाइना। दूसरे नंबर पे अपना हम तुरंत चाइना को पीछे करने वाले हैं 23 में ही भारत। अब यहां तीसरा पूछा है और तीसरे पे कौन है? इंडोनेशिया। और ये इंडोनेशिया विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, 13 के बाद अगला क्वेश्चन। अगला पूछ रहा इंडियन प्रीमियर लीग जो आईपीएल हुआ 2022, कौन सा आईपीएल हुआ? 2022 का जो आईपीएल हुआ, इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 में पर्पल दो होते, एक ऑरेंज होता है, एक पर्पल कैप किसको दिया गया? तो ये दिया गया है पहला ऑप्शन युजवेंद्र चहल को। किसको दिया गया? युजवेंद्र चहल को। युजवेंद्र चहल को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में किसके निकटतम है? तो अभी जो इंडिया का मानचित्र बनाए थे, यहां पर कौन छोटे छोटे द्वीप बनाए थे, इसमें लास्ट वाला है ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार का पॉइंट है जिसे किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट। इसी का सबसे लास्ट छोर है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट के नजदीक इधर अब आएंगे, ये क्या फैला हुआ? इंडोनेशिया। क्या फैला हुआ? इंडोनेशिया। तो ये किसके निकट है? इंडोनेशिया के। किसके निकट है भाई? इंडोनेशिया। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 16 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक निकाय है? देखो, दो प्रकार की संस्थाएं निकाय होते हैं। एक ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान के किसी आर्टिकल अनुच्छेद में किया जाए उसे संवैधानिक निकाय कहा जाता, और ऐसे आयोग जिनका किसी अनुच्छेद में उल्लेख ना हो, संविधान के किसी आर्टिकल में उल्लेख ना हो, उन्हें गैर संवैधानिक निकाय के नाम से जाना जाता है। तो आयोग भी दो प्रकार के होते हैं, एक संवैधानिक आयोग, दूसरे गैर संवैधानिक आयोग होते हैं। तो बात करें वित्त आयोग, अनुच्छेद कौन सा है भाई? अनुच्छेद है 280, तो ये हो गया संवैधानिक आयोग। अनुच्छेद आ जाए तो जान जाओ कौन सा आयोग हो गया? ये संवैधानिक आयोग। ये कौन सा आयोग आ गया? संवैधानिक। चुनाव आयोग, इसको भी आप लोग कहोगे 324, ये भी संवैधानिक। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, देखो 3 अनुच्छेद हैं, एक 338 है, एक 338 ए है और एक 338 बी है। एक साथ याद रखो, बी में ओबीसी, यहां भी बी आ रहा, यहां भी बी आ रहा, तो ओबीसी। ए में कौन हो गया? यानी ये आपका 338 ए में एससी और इसमें एसटी। तो अनुसूचित जनजाति 338 ए में है, तो ये वाला भी आपका क्या हो गया? तो बचा कौन? बचा मानवाधिकार। जो मानवाधिकार आयोग है एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना किसने किया था? यानी एक भद्र विहार
नामक एक ज्ञान का केंद्र था, ज्ञान का एक केंद्र था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा, तो इसकी स्थापना कौन किए थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का काल 606 से लेकर 647 के बीच है। और हर्षवर्धन को कहा जाए किसने पराजित किया था, तो हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन द्वितीय। नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। बात समझ में आई? समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंद स्वराज, कौन सी? हिंद स्वराज इसमें पुस्तक पूछा है कि लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज को किसने लिखा? तो महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया। माई एक्सपेरिमेंट, ये पूछा जा सकता। माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी सत्य के साथ प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये पुस्तक पूछे तो ये भी किसने लिखा है? गांधी जी ने। ये भी किसने लिखा? गांधी जी। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, बात समझ में आई? मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी पुस्तक एक बहुत फेमस है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक पूछे तो मौलाना अबुल कलाम की है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला, देवी देवताओं का चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? देवी देवताओं का चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा। 4 ऑप्शन दिया गया है। अशफाक खां, श्यामा शास्त्री, राजा रवि वर्मा, टी.एस. कृष्णन। तो राजा रवि वर्मा कहां से संबंधित थे? केरल। कहां से संबंधित? केरल। ये देवी देवताओं के चित्र, भारत माता और कई चित्र इनके द्वारा बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सांख्य दर्शन क्या कपिल है? अगला है मीमांसा दर्शन क्या जैमिनी है? अद्वैतवाद क्या निम्बकाचार्य हैं? द्वैतवाद क्या माधवाचार्य हैं? ये आपका पूछ रहा, तो ध्यान दीजिएगा। एक है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद को कौन? तो ये शंकराचार्य। शंकर जी कहते थे अहम ब्रह्मास्म, मैं ही ब्रह्म हूं, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद। और इनके शिष्य थे जिनका नाम था रामानुजाचार्य। वो एक कदम आगे गए, कहे कि दोनों एक नहीं अलग अलग हैं, लेकिन जो आत्मा है यानी जो भक्त है, भक्त को परमात्मा में लीन होकर के भक्ति इतनी करनी चाहिए कि वह भी क्या है, भगवान भी उससे रीझ खींच जाए, रीझे फिर खींचे और अपनी भक्ति अपनी कृपा कर दे, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिला के भक्ति करो। तो ये भक्ति और ये आपका दर्शन कहलाता है विशिष्ट, विशिष्टाद्वैतवाद। क्या कहलाता है? विशिष्टाद्वैतवाद। और ये इसके कौन हो गए? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, ये वही रामानुजाचार्य हैं जिनकी अभी कौन सी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये कहाँ स्थापित की गई है? हैदराबाद। कहाँ स्थापित की गई? ये भी ध्यान रखिएगा करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दो दर्शन यहां से हो गए। अब हमने कहा नींबू लो, 2 फांके कर दो, तो ये क्या बन गया? 2 से बन गया द्वैतवाद, और 2 फांके मध्य से किए हो तो ये दर्शन अगला कौन? माधवाचार्य। तो माधवाचार्य के द्वारा कौन दर्शन दिया गया? कौन सा? द्वैतवाद। हमने कहा इसके 4 फांके बना दो, तो नींबू के 4 फांके बनाए, तो ये कौन होगा? 2-2 को मिलाओगे तो द्वैतवाद। और द्वैतवाद दर्शन पूछे तो ये किसके द्वारा दिया गया? हमने कहा नींबू को काटे थे तो निम्बकाचार्य। किसके द्वारा दिया गया? निम्बकाचार्य। अब आइए इसमें कौन कौन? अद्वैतवाद ये गलत है, क्योंकि ये निम्बकाचार्य के द्वारा कौन सा दर्शन दिया गया था? द्वैतवाद। चलो भाई आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है?
ओडिसी, गरबा, मनपुरी, मोहिनी अट्टम। तो भारत संगीत नाटक अकादमी, भारत संगीत नाटक अकादमी, भारत संगीत नाटक अकादमी, इसके द्वारा भारत के 8 ऐसे नृत्य हैं जिसे शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। तो इसको विद मानचित्र समझो। तो पूर्वोत्तर भारत के एक तो हो गया ये मणिपुर, मणिपुर का मणिपुरी, मणिपुर का मणिपुरी। फिर इधर आओ असम, कौन असम में आ जाओ। असम में आओगे तो मणिपुर का ये मणिपुरी, ये असम। तो असम का हो गया सत्रिया। अब यहां से शुरू करो। उड़ीसा, उड़ीसा का ओडिसी, उड़ीसा का ओडिसी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में आइए तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। और तमिलनाडु में, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। केरल के हैं 2, केरल के कितने 2, एक कौन मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, और दूसरा है कथकली, दूसरा कौन है कथकली। ये केरल का है। और यहाँ यूपी, यूपी का एक है कथा कहे सो कथक कहलाए। तो ये 8 हमने आपके सामने लिख दिया। ये 8 क्या हैं, इन्हीं को क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाता। तो दिए गए क्वेश्चन का अब आंसर मिल चुका होगा। उड़ीसा है, मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम है, तो कौन नहीं है, गरबा। गरबा कहाँ, गुजरात का है। ये इसका आंसर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। यहां स्थापना नहीं पूछी है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ रहा, प्रथम अधिवेशन, और आंसर ठोक ठाक के आ जाते हैं। कौन, स्थापना। स्थापना तो ढाका में हुई थी। अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो इसकी स्थापना 1906 में कहां हुई थी, ढाका में। ये हो गई स्थापना, ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग। लेकिन प्रथम अधिवेशन पूछ रहा है क्वेश्चन में। प्रथम अधिवेशन कराची में हुआ था। कहां हुआ था, कराची में। प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, कराची में। तो प्रथम अधिवेशन आपसे पूछे तो प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, कराची में। प्रथम अधिवेशन कहां हुआ, कराची में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 2 हैं, एक है 56 नंबर का, 56 नंबर का, और एक है 57। शादी विवाह में सबसे ज्यादा जो नाराज होते हैं तो कौन होते, फूफा। कौन होते, फूफा। फूफा लोग सबसे ज्यादा नाराज होते। तो इनको मनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। क्या चाहिए, 56 इंच का सीना। तो ये आपका क्या हो गया, ये 56वां पूछे तो ये फूकन को दिया गया, फूफा से फूकन का। और ये जब मान जाते तो मौज ही मौज कर देते हैं। तो अगला 57 नंबर का मौजे, मौज ही मौज करते तो मौजो। तो ये 57 नंबर का किसको दिया गया, मौजो को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दामोदर मौजो। 2022 का पूछा है तो दामोदर मौजो को दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के बोगीबील के बीच देश की सबसे लंबी नदी जिसे क्रूज सेवा का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, क्रूज सेवा का नाम दिया गया, ये किस वर्ष शुरू हो जाएगी, अगले साल 2023 में शुरू हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, अगला लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन है। तो इसका क्या हो जाए, हापुड़। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हापुड़। कौन सा है, हापुड़। ध्यान दीजिएगा, कौन है, हापुड़। इसके पहले संत कबीर नगर था, लेकिन अब सॉरी कौन सा है, हापुड़ है। तो ये थे आपके जीएस के। अब इसी के बाद हम खटाखट किसके क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के। अगला, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा या संधि के लिए इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दुरव संधि। ऑप्शन आप रीड करिएगा, दुरतिक्रम अभियोजन जो गलत तरीके से क्रम में रखा गया हो, मुकदमा जिस पे चला जाए अभियोजन, कुकर्म जो गलत काम करे लेकिन बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुरव संधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्द में
कौन सा एक शब्द है जो अनेकार्थी शब्द को इंडिकेट नहीं करता है? तो कौन? कनक। कनक माने एक तो आप जानते हो धतूरा होता, एक कनक माने सोना होता है, और एक कनक माने गेहूं होता, और एक कनक गेहूं होता है। ठीक। अनंत माने आकाश होता है, अनंत माने क्या होता? असीम होता है। ठीक। अनंत माने क्या होता? असीम होता है। अपरिमित होता है, अपरिमित। ठीक, ये अनंत के हो गए। अगला महावीर। महावीर एक तो महावीर जो महान वीर है, महान वीर है, और दूसरा जैन में, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए उनको भी महावीर। तो इसमें हत्या, हत्या ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हत्या। ये इसके एक से अर्थ नहीं है ज्यादा। कौन स्त्रीलिंग है? कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? पानी पिया जाता है। पानी पी जाती है कि पिया जाता है? पानी पिया जाता, हमने कहा वाक्य बना लो। पानी पिया जाता है, पानी पिया जाता है। अगला दही खाया जाता है। दही खाई नहीं, खाया जाता है। अगर खाई जाती है तो आप गलत बोल रहे हो। हाथी चलता है लेकिन नदी बहती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नदी वाला। सही जवाब क्या हो जाएगा? नदी बहती है। स्त्रीलिंग पूछा है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? इसको वीर प्रसू। क्या बोलते हैं? वीर प्रसू। तो इसको वीर प्रसू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अपव्ययी। अपव्ययी का अपोजिट पूछा तो मितव्ययी। अपव्ययी का मितव्ययी। अंबर का अपोजिट पूछता तो अवनी। अवनी माने पृथ्वी होता, तो ये अंबर माने आकाश। अति का, अति माने अधिक, तो न्यून। अति का न्यून, तो इसका व्युत्क्रांत का सुत्क्रांत, ये अपोजिट हो जाएंगे। अगला, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवयित्री। ये सही ऐसे लिखा जाएगा कवयित्री। इसका सही रूप क्या हो जाएगा? कवयित्री। कवयित्री, ये वाला सी वाला। अगला है, धावक में कौन सी संधि है? अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा? धावक में कौन सी संधि है, ये पूछ रहा। तो समझो, धावक में धावक में कौन सी संधि है? देखो, हमने एक बताया था, अगर आधा अक्षर के साथ आधा अक्षर प्लस या आब्लिक वा, अगर ए आ जाए तो समझ जाना यह संधि होगी, यह संधि। लेकिन अगर आधा अक्षर नहीं आता है, पूरा अक्षर आता है, तो इसमें कौन हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। जैसे धावक, तो इसका क्या होगा? धो प्लस अक, तो इसका अयाद संधि। कौन सी हो जाएगी इसमें? अयाद संधि। वृद्धि में मात्रा, ये आपको टेक्निक बता रहे हैं, बाकी इसका ग्रामर का नियम है, तो यहाँ टेक्निक्स आपको बता रहे हैं, उससे भी आप इसको कर सकते हो। तो अयाद स्वर संधि। अगला, अमर का विलोम क्या हो जाएगा? अमर। अमर का मर्ति। अमर माने क्या होगा? वो सॉरी, अमर का क्या हो जाएगा? अमर का विलोम क्या हो जाएगा? अमर का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका मर्ति। अमर का मर्ति, अमर का मर्ति। अमर माने जो कभी क्या हो? मरे ना, और मर्त माने जिसकी मृत्यु हो। अगला पूछ रहा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कौन सा? अधिशासी। अधिशासी ऐसे लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा? बताइए। इसमें पूछ रहा, अधिशासी शब्द कौन सा है? अधिशासी, अधिशासी शब्द कौन सा है, ये पूछ रहा है। कौन सा है? ये गलत है, ये वाला गलत है। शुद्ध ऐसे लिखा जाता। शासन से जब भी आए तो कंफ्यूज मत हो। अधिशासी है तो ये बना है अधि प्लस शासन से, तो जाहिर सी बात है शासन। शासन ऐसे लिखते हो तो उसी तो ये शासी है, तो अधि प्लस शासी पहला वाला, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से सन
मत, तो ये किससे बना है? सत धन मति से। सत धन मति से किससे बना है ये? सत धन मति से। तो इसका क्या हो जाएगा? यानी आप व्यंजन संधि का नियम कहता है पांचवा अक्षर ये बदलेगा, तो ता था दा धा ना, तो ता का पांचवा अक्षर जब इसको मिलाओगे यानी पांचवा अक्षर जब आएगा तो ये क्या बन जाएगा? ता बदल जाएगा ना में, तो सन मति ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी पीकर घर पूछना, मतलब है काम निकलने के बाद सोचना, काम निकलने के बाद सोचना। अगला हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव हो तो अपादान, अलगाव हो तो अपादान, कौन सा कारक होता है? अपादान, अलगाव में अपादान, तो इसका हो जाएगा अपादान, पांचवी विभक्ति। अगला क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई, यानी जो काम था वो भूतकाल में शुरू हुआ और काम जो चल रहा था वो अभी अभी क्या है? समाप्त हुआ है। तो इसी को बोलते हैं, कहते हैं आसन्न, मरणासन्न। अब वैसे शब्द सोच, मरणासन्न जो मरने की स्थिति में हो तो उसे, तो इसको क्या बोलते हैं? आसन्न। तो कौन सा ये भूतकाल हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। अगला क्वेश्चन है तारा ने तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, अगर इसको भी बताने की जरूरत हो हमको तो बेकार है, तो इसका ता 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 का मतलब एक ही अक्षर या शब्द की पुनरावृत्ति या आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार, वहां पर क्या होता? अनुप्रास अलंकार। अगला निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? तो हमने कहा था ये वाला रा हो, ये वाला रा, ऊपर वाला रा, ये वाला सा, ये वाला सा, और ये वाली लाइन टा ठा डा ढा, ये दिख जाए तो समझ लेना ये किसकी पहचान है? तत्सम। यहां तत्सम नहीं है तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। कौन? परक। परक क्या है? तद्भव है। परक क्या है? तद्भव है। अगला सज्जन शब्द में कौन सा समास है? अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 41 नंबर, सज्जन में कौन सा समास है? ध्यान से समझिएगा एक एक को। द्वंद्व, द्वंद्व कब होता है? जब दोनों लोग बराबर के हों। दोनों लोग बराबर तो द्वंद्व होगा, द्वंद्व माने टक्कर होगी अच्छे की, दोनों बराबर। दोनों बराबर तो द्वंद्व का मतलब दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, प्रधान जैसे माता पिता, यहां पर द्वंद्व समास है। दूसरा द्विग समास, संख्या, पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक पद, जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं वाली आकृति, त्रिभुज, यहां पर द्विग समास। तत्पुरुष, तत् माने, यहां तत् माने होता बाद, तत्पुरुष बाद, और बाद का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई ना कोई क्या होना चाहिए? कोई ना कोई विभक्ति। जैसे प्रथमा से शुरू करिए और सप्तमी तक, सप्तमी कोई ना कोई विभक्ति होगी। जैसे तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल लिखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तत्पुरुष में, कोई भी आप ढूंढ सकते हो जिसमें आपकी विभक्ति दूसरी, तीसरी, चौथी ये हो। ठीक, जैसे हो गया देवालय, शिवालय, शिव का आलय, तो का इसमें अर्थ निकल रहा? शिवालय, देवालय है, तो ये आपका तत्पुरुष समास। कर्मधारय में क्या होगा? कर्मधारय, अब बाकी तीन बच गए यानी काटी दिए, तो ये सज्जन। पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण। अगर पहला पद कोई विशेषण है, पहला पद सत, सत माने होता है यानी अच्छा, ये पहला विशेषण शब्द निकलना चाहिए। और दूसरा पद क्या होना चाहिए? प्रधान, तो वहां पर कर्मधारय होता, तो ये सज्जन में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा रति किसका स्थायी भाव है? यानी रति है श्रृंगार का।
रति क्या है? श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। यहां करोड़, करोड़ का स्थायी भाव शोक, रौद्र का क्रोध, हास्य का हास, यह स्थायी भाव होता है। अगला है द्वंद्व समास की विशेषता क्या होता है? द्वंद्व तभी होगा जब दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। निम्न में से कौन शब्द हाथी का पर्यायवाची है? तो हाथी को क्या बोलते हैं? यानी हाथी का कौन सा पर्यायवाची है? तो हाथी को मतंग, क्या बोलते? मतंग, मतंग बोलते हैं। तुरंग किसको बोलते हैं? तो तुरंग आपको पता, अश्व को बोलते हैं। मकरंद किसको बोलते हैं? भौरे को बोलते हैं। पतंग किसको बोलते हैं? भौरा, भौरा को पतंग भी बोलते हैं। और बाकी एक पतंग आप उड़ाते हो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, ये सही है। देखो, दो होता, जो साथ में रह जाए वो शस्त्र है, जो साथ में आपके फेंक के चलाओ और आपके हाथ में कुछ भी ना बचे तो अस्त्र, और साथ में रह जाए, आपके साथ ही रह जाए तो शस्त्र। तो दो प्रकार के होते हैं। बाण निकल के जाती है तो ये क्या है? एक प्रकार का अस्त्र है। और बंदूक आपके हाथ में रह जाती तो ये शस्त्र है। याद रखिए, बंदूक को शस्त्र। यूपी SSSC अभी एक कोई एग्जाम हुआ था जूनियर का या कोई, उसमें माना है, ध्यान रखिए। मेरे लिए गणित कठोर विषय है, कठिन, कठोर नहीं कठिन, ये गलत है। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, आज घुड़दौड़, घोड़ा दौड़ नहीं घुड़दौड़ क्या होगी? आज घोड़ा दौड़, ये आपका सही हो। तो इसका सही क्या है? लास्ट वाला सही है, बाकी गलत है। अगला फिर पैसेज है, और पैसेज आप लोग आराम से रीड करिए। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है, सबसे आगे है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। पिता का नाम देवेंद्रनाथ, माता शारदा देवी। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि थे, कहानीकार थे, गीतकार थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे, नाटककार थे और एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी थी। काबुली वाला, कौन कौन पुस्तक? काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर, काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां भी हैं। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए वे लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविंद्रनाथ जी ने कौन से शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में बंग जिसे बंगाल विभाजन आंदोलन के विरोध में हुआ था, शुरू हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र हुआ कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगीत जिसे अमर सोनार कहा जाता है, उनकी रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। ये पैसेज, तो हमेशा जब भी कोई पैसेज आए तो उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे जो बात पैसेज में की गई उसी पे। आइए, रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार? तो इसमें पैसेज में जो बताया जाए उसको मानना। गीतांजलि 1913 पैसेज में बताया गया। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? 7 मई। कब दिया? पहला वाला 7 मई 1861 कलकत्ता। अगला वाला फिर उनके पिता कौन? ब्रह्म समाज के नेता थे, यानी ए वाला। अगला क्वेश्चन, जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? जलियांवाला बाग। ये पैसे में जो बात बताई गई उसके आधार पे आपको आंसर टिक मारना होता है। क्लियर यहां तक? आगे आओ। अब आइए, ये आपके हैं मैथ के क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन आपके सर करवाएंगे। अब सीधे आ जाते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन 75 पे। हाँ, एक
चलो भाई, पचहत्तर नंबर से इंग्लिश के क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा 75 कि क्या पूछा, अपोजिट वर्ड बताना है किसका, फिक्टिटियस किसका बताना है, अपोजिट वर्ड किसका बताना है। 75 नंबर से क्वेश्चन आपके अकाउंट चालू हो गए, तो ये 75 का क्या हो जाएगा, यानी 75 का फिक्टिटियस का अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी। इसका क्या हो जाएगा, महत्वाकांक्षी। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, महत्वाकांक्षी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वायर्ड। अगला कौन, एक्वायर्ड का क्या बताना है, एक्वायर्ड का अपोजिट बताना है, क्योंकि इसमें भी अपोजिट ही पूछा है। तो एक्वायर्ड माने क्या होता है, एक्वायर्ड माने होता है अर्जित। एक्वायर्ड माने क्या होता है, अर्जित होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी एक्वायर्ड माने होता है, सॉरी एक्वायर्ड में लिखा इक्विटेड माने होता है किसी को छोड़ना, और छोड़ने का मतलब क्या हुआ, यानी किसी को जेल में ठूसना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जेल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। अगला है ए पर्सन हु डिवोट्स हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए सौंप देता, उसको परोपकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परोपकारी। और परोपकारी को इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्ट्रुइस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, अल्ट्रुइस्ट हो जाएगा, यानी परोपकारी। इसका क्या हो जाएगा, अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला है आपका ये रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, इसको बोलते हैं पैनासिया, यानी रामबाण औषधि। एक ऐसी दवा जो सब बीमारियों को ठीक कर दे, उसको रामबाण औषधि कहा जाता है। अगला है ये शॉट इन द डार्क। ये शॉट इन द डार्क, इसका मतलब क्या है, ये आपसे पूछ रहा। ये शॉट इन द डार्क का मतलब है एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, यानी कुछ भी अनुमान लगाने की स्थिति में होना, इसी को बोलते हैं ये शॉट इन द डार्क। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कमीशन में ऐसे लिखो COMMISSION, ये सही है। ओमिशन में OMISSION ये लिखा है। उसके बाद ओकेशन, तो ये पसेशन में SS यहाँ भी होता, ये भी सही लिखा है। तो इसका गलत आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका गलत वाला क्या हो जाएगा, यानी ए ओकेजन, ये आपका गलत है। डबल सी नहीं होगा, सिंगल सी होगा। अगला इसमें फिर बताना है, फिर 82-84 क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेज आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द 4। क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे। अब बताना है द मॉनिटर टेक्स केयर। अब आगे बताना है कौन सा शब्द इसमें आएगा, टेक्स केयर ऑफ। टेक्स केयर के साथ ऑफ लगेगा, तो केयर के बाद ऑफ आता है। टेक केयर ऑफ द क्लास, और फिर बताना है अब्सेंस ऑफ द टीचर। तो इसमें हो जाएगा द मॉनिटर टेक्स केयर ऑफ द क्लास इन द अब्सेंस ऑफ टीचर, यानी मॉनिटर टीचर की अनुपस्थिति में क्लास लेता है। तो ये बी वाला इसका सही हो जाएगा, ऑफ, और लास्ट वाले में इन लगेगा। अगले क्वेश्चन की चलते। माई विंडोज लुक्ड द गार्डन, मेरी विंडो खुलती है। लुक माने देखना नहीं होता है। मेरी विंडोज लुक्स खुलती हैं द गार्डन की तरफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, लुक अपॉन ऑन, लुक आउट ऑन, लुक इन या लुक एट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तो ये बी वाला लुक आउट ऑन। यहां पर सही जवाब हो जाएगा। 84 पे चलते हैं। 84 है आई हैव नॉट। हैव लगा तो आई हैव नॉट बटर, मेरे पास पर्याप्त बटर नहीं है। बट आई हैव ए लॉट ऑफ ब्रेड, लेकिन मेरे पास मक्खन है।
मेरे पास ब्रेड रोटी है, लेकिन रोटी रोटी जिसको आप यानी काउंट ना कर सको तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता ही है कि इसमें मच, आई हैव नॉट मच, तो यहां कर क्या लगेगा, मच लगेगा। अगला क्वेश्चन है, बताना है फिर कि 85 से 86 दिए हुए हैं, इसमें वन बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है। तो ये क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन ये बताना, क्लैंडेस्टाइन माने पुश्तैनी होता है, आपके कुल वंशज का, जो कुल वंशज का होता है उसे क्लैंडेस्टाइन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आप क्या शब्द लिखा, क्लैंडेस्टीन, क्लैंडेस्टीन का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सेक्रेट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट यानी सिनोनिम्स इसमें छांटना है, सिनोनिम्स, तो इसका सिनोनिम्स छांटना, तो इसका सेक्रेट, इसका माने रहस्य, रहस्य, और ये क्लैंडेस्टाइन माने भी रहस्य होता है। अगला है आपका बारबेरिक, बारबेरिक का क्या हो जाएगा, तो बारबेरिक का क्या हो जाएगा, आपको बताना है इनसिविलाइज्ड, प्रीमीडिएटेड, बार्बर्स, थॉर्नी, थॉर्नी, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, यानी 86 का, तो 86 का ए, अनसिविलाइज्ड, असभ्य, बारबरिक माने भी होता असभ्य, इसका भी असभ्य और इसका भी असभ्य होता है। अगला पूछ रहा फिर आपका क्या दिया गया, 87 से 91, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंटेड इन बोल्ड, बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू बोल्ड पार्ट एट 1 2 3 which may improve the sentence, choose the correct alternative in case no improvement is needed, your answer। आइए अगला, कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो इसमें शेक्सपियर जब आपका तुलना हो रही है तो उसके पहले सुपर यानी सॉरी दा लगता है, यानी सुप्रीम दिखाने के लिए, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 87 का आंसर हो जाएगा डी। 88 पे आते हैं, 88 है ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड आउट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, यानी सभी छात्र फाइनल एग्जामिनेशन को क्या कर चुके हैं, पास कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लगेगा हैव हटेगा, यानी पास हो गए, तो इसका पास्ड अवे होगा, पास्ड आउट नहीं, पास्ड अवे होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड, यानी बिल्डिंग का अधिकांश हिस्सा नष्ट किया जा चुका है, नष्ट किया जा चुका है। तो ये आपको बताना है इसमें कहाँ गलत है, तो इसका यानी डिस्ट्रॉयड नहीं होता, डिमोलिश, बिल्डिंग जब खत्म होती है तो उसके लिए डिमोलिश शब्द का प्रयोग किया जाता, बाकी नॉर्मल स्थिति में डिस्ट्रॉयड। अगला, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर, इसमें यानी दिस इज वन और यहाँ दा लगा है बेस्ट के पहले, नॉवेल दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर, इसमें नो इम्प्रूवमेंट, ये पहले से ऑलरेडी क्या है, सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, दिस कोर्स डज नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट, तो इसमें इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा यानी दिस कोर्स डज नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट नहीं, यानी दिस कोर्स, इस कोर्स की डज नॉट हैव एनी, अब कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं, अब इसका क्या हो जाएगा, प्री रिक्वायर्ड, यानी प्री रिक्वायर्ड पूर्वापेक्षा इसे कहा जाता, यानी अब इस कोर्स की पूर्वापेक्षा नहीं है, प्री रिक्वायर्ड इसका सही होगा। अगला फिर बता रहा क्या कि गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स दियर करेक्ट ऑर्डर, 4 आपका यहाँ सेंटेंस दिए हैं, इनका क्रम लगाना है कि कौन सेंटेंस के बाद कौन पहले आएगा। जब ऐसे सेंटेंस आवे तो बाई ऑप्शन भी आप चेक करिए, क्योंकि ऐसे सेट करते रह जाओगे बहुत समय चला जाएगा, तो जो ऑप्शन दिया जाए उसको सेट करिए। पहले सेंटेंस रीड कर लो, ही श्योर दैट द 8000 रबल्स दैट हैड वी वर हिज ओन मनी, ही हैड नॉट सीन द मर्चेंट आफ्टर दे हैड टी टुगेदर, Eskimo swore that he had not killed the merchant, but this voice was broken and the trembled with fear as though he were guilty.
अब 4 ऑप्शन में इसमें सही आप इसको लगाओगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 सेंटेंस आपके सामने थे, इसी में आपको बताना है तो इसका सही क्रम में क्या आएगा। तो इसका सही क्रम क्या आएगा, पहला वाला, पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका ये है, तो इस सेंटेंस को आप क्या रीड करिएगा, रीड करने के बाद अब आपका इनका आंसर आप लगाइएगा। तो 93 का भी आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी ए बी, सी डी ए बी। 94 पे आइए, 94 के बाद एक पैसेज आपका चालू हो जाता है। तो ये 94 से 98 4 पैसेज हैं, पैसेज आप रीड करिए। ये आपका जो आज ये पेपर है, ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा लेवल तनिक हाई है, लेकिन हाई नहीं है। ये आपके एग्जाम का आया हुआ रियल का पेपर है। तो रियल का पेपर 19 का ये पेपर है, 19 या किसी सन का, लेकिन आया हुआ पेपर है। इसी लेवल का पेपर आपके एग्जाम में आता है। इफ यू पे क्लोज अटेंशन टू साफ एडवर्टाइजमेंट, साबुन विज्ञापन के पर अगर आप ध्यान देते हैं तो यू में हियर आप पाते हैं कि इट्स पीएच वैल्यू, इसका पीएच मान बीइंग क्लेम किया जाता है परफेक्ट फॉर ह्यूमन स्किन, मानव त्वचा के लिए परफेक्ट है ऐसा। बट इज देयर रियली सच ए थिंग, क्या या सचमुच में ऐसा होता है। लेट अस स्टार्ट, आओ शुरू करें एट द बिगिनिंग, शुरुआत से। पीएच यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन, इसकी फुल फॉर्म इज डिफाइन, परिभाषित किया जाता एज द कंसंट्रेशन, संकेंद्रण ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन का इन सॉल्यूशन, जो किसी सॉल्यूशन में घुले होते हैं। पीएच वैल्यू रेंजेज बिटवीन 0 से 14 के मान के बीच इसका मान होता। 7 इज ए न्यूट्रल पॉइंट, 7 न्यूट्रल है। 0 बीइंग द मोस्ट एसिडिक, 0 जो सबसे ज्यादा यानी अम्लीय होता। 14 बीइंग ए मोस्ट एल्कलाइन, और 14 सबसे क्षारीय होता है। मोर इंपॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि योर स्किन इज नॉट एग्जैक्टली, आपकी त्वचा एग्जैक्टली पीएच 5.5 नहीं है। इट फॉल्स इन द रेंज बिटवीन, यानी 4 से 7 के बीच है। डिपेंडिंग ऑन द डाइवर्स फैक्टर लाइक द बॉडी पार्ट, एज आपकी क्या है, जेनेटिक्स यानी आपकी जनांकीय, एथनिसिटी यानी एथनिसिटी निर्जातीयता, एनवायरमेंट कंडीशन, हो किस पर्यावरण में रह रहे हो। सो योर प्रोडक्ट्स, इसलिए सो आर प्रोडक्ट्स फार्मुलेटेड एट पीएच 5.5 परफेक्ट फॉर द स्किन, यानी जो 5.5 मान करके किया गया, क्या आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट है। द शॉर्ट आंसर नॉट रियली, ये सचमुच में नहीं है। फर्स्ट पैरामीटर लाइक टेक्सचर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स इंडिकेट ए क्लीनर क्वालिटी मच बेटर, आगे देखते हैं, मच बेटर देन पीएच एलोन। सेकेंड क्या है, दो द स्किन पीएच राइजेज स्लाइटली, इसलिए स्किन का पीएच तेजी से धीरे धीरे बढ़ता है इमीडिएटली आफ्टर क्लीनिंग इवन विद प्लेन वाटर, इसलिए साफ पानी से भी आप अगर क्लीन करते हो तो। इट रिवर्स टू इट्स माइल्ड एसिडिक, इसका पीएच मान यानी हल्का सा रिवर्स होता है इन एन आवर। हेल्दी स्किन क्विकली रीबैलेंसेज द एसिड मेंटल, ए प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द स्किन एंड is unaffected in the long term by the cleaner pH. Skin modulates pH, making skin products function optimally. So why market pH 5.5 products as perfect? कैसे माना जा सकता जब त्वचा ही यानी बदलती रहती है अपना रंग रूप। Well for the certain skin types जैसे ऑयली स्किन एंड सर्टेन स्किन लीड टू एन इंटरप्रिटेशन दैट ए स्किन केयर प्रोडक्ट नीड्स टू बी एट पीएच 5.5 पीएच फॉर ऑप्टिमम क्लींसिंग। कैसे माना जा सकता है कि क्लींसिंग होगी 5.5। हेंस स्किन केयर एक्सपर्ट हैव एक्सप्रेस्ड, और जो स्किन विशेषज्ञ वो भी बताते हैं क्या, रिजर्वेशन अबाउट पीएच बीइंग द सोल criteria of the product safety and acid mental preservation when factors including plain water may contribute to the same. Thus an ideal product is almost impossible to define, यानी आइडियल कोई भी आइडियल प्रोडक्ट को इस प्रकार परिभाषित करना संभव है। सो लुक वेल बियॉन्ड पीएच एलोन, इसलिए केवल पीएच के मान पे किसी की अच्छा यानी ये बताना ये क्या है, सही नहीं है। अगला अकॉर्डिंग टू द पैसेज द एसिड मेंटल रेफर टू, यानी इसमें एसिड मेंटल किसको रेफर करता है। एन एसिडिक स्किन प्रोडक्ट विद द राइट पीएच नो
ए लेयर ओवर द स्किन दैट इज बैलेंस्ड बाय हेल्दी स्किन इज टर्म्स ऑफ पीएच, यही इसमें पैसे में बताया गया, बी इसका सही जवाब होगा। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज, पैसेज के हिसाब से क्या सही नहीं है। एंड इंक्रीज इन पीएच कैन एग्रीवेट सर्टेन स्किन कंडीशन, द बेस्ट वे टू जज द सेफ्टी ऑफ ए स्किन केयर प्रोडक्ट इज बाई इट्स पीएच, यानी बेस्ट वे क्या है, पीएच मान के हिसाब से बताना, यही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 95 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताना, जो पैसे में बात नहीं की गई। देयर इज नो परफेक्ट पीएच फॉर द ह्यूमन स्किन एडजस्ट द पीएच सो दैट द क्लींसिंग एजेंट फंक्शन ऑप्टिमली, नहीं, पैसे में बताया गया ऑप्टिमली ये काम नहीं करते हैं, इसलिए गलत। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन स्किन इज जनरली बिटवीन कितनी होती है, 4 से 7। पैसेज में कितनी बताई गई, त्वचा का ये पूछा गया है, तो त्वचा का कितना होता, नॉर्मली ये 4 से 7 होती है, तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिटवीन 4 से 7, पैसेज में यही बात की गई। अगला, इज देयर रियली सच ए थिंग, बाई सच ए थिंग द ऑथर इज रिफरिंग close attention paid to advertisement, the perfect pH value for human skin, the perfect soap for all skin types, soap advertisement, तो close attention paid to advertisement इसका सही क्या होना चाहिए, यानी 97 का आंसर क्या हो जाएगा, 97 का आंसर हो जाएगा कि क्या इज देयर रियली सच ए थिंग, इसका मतलब है क्या सचमुच किसी चीज का पीएच मान 5.5 ही हो सकता है, कहने का मतलब हुआ कि द परफेक्ट पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन स्किन, क्या भारत ह्यूमन स्किन के लिए कोई परफेक्ट पीएच निर्धारित किया जा सकता, ये मतलब है इसका बी 100% की ओर इंडिकेट करता। 97 के बी। 98 चलते हैं, लेट अस स्टार्ट एट द बिगिनिंग बाय दिस द ऑथर मीन्स दैट, यानी लेट अस स्टार्ट द बिगिनिंग, यानी शुरुआत पे चलते हैं, आओ यानी शुरुआत करते हैं, तो इसका मतलब क्या, वी शुड स्टार्ट डिस्कसिंग सोप एडवर्टाइजमेंट, वी शुड स्टार्ट विद द बेसिक फैक्ट बिफोर गोइंग इनटू द इशू, वी शुड फर्स्ट आंसर द क्वेश्चन इज देयर सच ए थिंग, वी शुड लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सोप। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 98 का हो जाएगा, वी शुड स्टार्ट विद द बेसिक फैक्ट बिफोर गोइंग इनटू द इशू, यानी जो बेसिक एडवर्टाइजमेंट जो आ रहा है उसी बेसिक फैक्ट और फिगर की बात की गई। अगला, दे स्टेड ओनली डे एट होटल, तो यहां क्या हो जाएगा कि दे स्टेड ओनली, वे केवल रुके, ये डे एट होटल यानी होटल में कब तक वो रुके, ये आपका पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब 99 का क्या हो जाएगा, ए, यानी ए डे, एक दिन के लिए केवल होटल में रुके, ए हो जाएगा। अगला पूछ रहा है, फिर बुक इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल गिफ्ट, तो 100 का आंसर सी हो जाएगा। यहां पर क्या लगेगा, यानी 100 का ध्यान दीजिएगा, यहां ए बुक लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, यहां पर ए लगेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, यहां पर ए लगेगा, ए बुक इज ऑलवेज एन एक्सेप्टेबल, इसका वावल से हो रहा यानी प्रोनाउंसिएशन, तो इसका यहां आयन आएगा, यहां ए। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो पूरी तरीके से पूरे हुए। अब आपके मैथ वाले क्वेश्चन आपके प्यारे से सोनी सर आके आपको करवाने वाले हैं, तो सोनी सर आ रहे हैं, आप उनका क्या वेट करिए। जय हिंद साथियों, कैसे हैं वे सभी लोग, बढ़िया। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने घर के YouTube चैनल एग्जाम कोच पर। इस वाले चैनल पर आज की क्लास में हम लोग जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर था लास्ट ईयर का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जीएस के क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे आपके अपने फेवरेट सर एपी सर, और इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे ना उस पर डिस्कशन करने हम जा रहे हैं। देखिए, ये वाला जो शिफ्ट का पेपर था ना, जिस पेपर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पेपर सबसे ज्यादा टफ कह सकते हो था, और ये पेपर आपके एग्जाम के पिछले साल का था। तो पहले इसको जैसा डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे और कितने लेवल तक के बढ़ा करके आए थे। अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसी पर बेस्ड इस बार भी आपके एग्जाम में सवाल आने हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं मैथ्स के सवालों पर बात, और बाकी सारी चीज़ों पर आपकी बात होगी एपी सर के साथ में। आइए बात करते हैं भाई, कहाँ से बात करना शुरू करूँ मैं। ये देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन ना बहुत ही अच्छे लेवल के थे इस बार। जैसे पहला सवाल ये देखते हैं,
क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की ऊंचाई 9 मीटर है, आयतन है 1620 मीटर क्यूब, और आपसे पूछा गया घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो योगफल है ना 36 मीटर है। विकर्ण की लंबाई है 15√2 मीटर। तो आपको बताना है घनाभ का पार्श्विक पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को अंग्रेजी में कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और ये किसी भी कमरे का छत और फर्श को छोड़ करके जो बाकी सरफेस होंगे ना उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लाइक ये पानी की बोतल है तो इसमें मैं बेस को और टॉप के सरफेस को छोड़ दूं तो जो बाकी होगा ना वो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। आपसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है इस वाले सवाल में, और किसी भी घनाभ के 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है ना उसका फार्मूला होता है 2 कॉमन h कॉमन l प्लस r, क्योंकि आप 2 बार करते हैं दो दीवारों का एरिया जो कि इक्वल होता है। आमने सामने दीवार का एरिया हो गया लंबाई गुने ऊंचाई, और आमने सामने दीवार का एरिया हो गया लंबाई गुने ऊंचाई, और जो अगल बगल दीवार है ना उसका हो गया चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 2 गुने हमने h कॉमन ले लिया है और लंबाई प्लस चौड़ाई के साथ में हमने इसका आंसर बताना है। अभी सवाल में जो डेटा दे रखा ना उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आऊं तो इसकी घनाभ की हाइट दे रखी है 9, ठीक है। तो मुझे अगर लंबाई प्लस चौड़ाई मिल जाए तो मैं सवाल का आंसर बता सकता था। मुझे इस आयतन का यूज नहीं करना, हमें देखो ना घनाभ की लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई दे रखी है 36 मीटर, मतलब l प्लस b प्लस h, इसकी वैल्यू का सबका योगफल दे रखा है 36। तो मैं लंबाई प्लस चौड़ाई निकाल लूंगा ना, h का मान कितना है 9 अगर इधर से घटा देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 27। और जहां पर आगे आपके पास लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बाकी जो भी चीजें दे रखी छोड़ दीजिए, सबको उठा करके वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपके पास लंबाई प्लस चौड़ाई मेरे पास है 27। अब मुझे केवल इसी का गुणा करना है, लाइक 9 दूनी 18, और 18 में अगर मैंने 27 का गुणा किया 18 सते 126 का 6 बचा 12, 18 दूना 36 और 12 मिलकर के 48, 486, मतलब ऑप्शन आ गया मेरे पास में ऑप्शन नंबर सी 486। बात समझ में आ गई? थोड़ा स्पीड में चलूंगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं और इनका लेवल भी बहुत ज्यादा है तो हमें टाइम भी लगने वाला है ऐसे सवालों को करने के लिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे मीनार के एक पेड़ के शीर्ष से एक मीनार का जो उन्नयन कोण है ना वो 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 47 मीटर है तो आपसे पूछा जा रहा कि मीनार के पेड़ से दूरी बता दीजिए, मतलब कितनी दूरी पर मीनार का जो हाइट थी ना वो है। तो मैंने क्या करना है भाई, जैसे मेरे पास में ये पेड़ है, अब पेड़ की जो ऊंचाई है वो सवाल में देख रखा कि 7 मीटर ऊंचा पेड़ है। अच्छा जो मीनार की हाइट है वो मीनार की हाइट मैं यहाँ पे मान लूँ जिसकी लंबाई 47 है, तो जब पूरी 47 है तो इसके पैरेलल में 7 यही निकाल दो, ऊपर कितना बचा 40, और इसका जो उन्नयन कोण है ना ये है 30 डिग्री का। अब आपको इनके बीच की हाइट क्या पता नहीं चल पाएगी, ये पता 40 है, ये एक्स की दूरी, और आप लगा लो tan थीटा बराबर कितना, लंबाई लंब बटे क्या होता है भाई आधार, तो लंब ऊपर कितना है 40 और आधार इसका कितना है x। सो लंब बटे आधार से हमें आंसर मिलता, चूंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जहां पर लंब दे रखा आपको 40 है, आधार की लंबाई जो पूछा वो x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 40 × √3। 40√3 से आपके पास ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर डी। बातें समझ में आती जा रही हैं? थोड़े से स्पीड में हम हैं, और थोड़े से स्पीड में इसलिए हैं क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करना है। अगले सवाल पर हम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे करते हुए 20 के स्क्वायर, और इसका मेरे को मीन निकालना। मीन मतलब क्या होता है, औसत निकालना, और औसत के लिए आप लोग क्या करते हो, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो औसत के लिए हमें सबसे पहले करना है कुल योग और बटे में कुल करना है कुल संख्याएं। तो जब आप देखोगे ना कि टोटल अगर मुझे योगफल बताना होता तो फार्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ऐसा करते हुए अगर मैं n तक का स्क्वायर निकालूं तो इनका योगफल जानते हैं क्या होता है n कॉमन 2n n कॉमन n प्लस 1 कॉमन 2n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में होता है 6, ये होता है योगफल। तो इस योगफल के लिए अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो n की वैल्यू कितनी रखी 20, मतलब 20 का स्क्वायर तक जाना है। तो मेरे पास पहला तो हो गया 20, ये 20 और एक हो गया 21, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 20 का 2 गुना 40 और एक हो गया 41 बटे में 6 है। अब मुझे बता दो कुल संख्याएं कितनी थी, 1 से लेकर के 20 तक तो 20 नंबर थे, काटो गोलो लगा लोगे एवरेज आ जाएगा, जैसे 20 से 20 मैंने काट डाला, 3 से 3 दूना 6, 3 सते 21, और अगर मैं 2 से तो मैं किसी को काट नहीं पा रहा, चलो कोई ना, 7 एकम 7 चौके 28। अभी मेरे पास डिनोमिनेटर में 2 है, मैं 2 से डिवाइड कर दूं मेरे पास आंसर लाइक 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, दशमलव में 2 पंचे 10, 143.5 मतलब ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 32 मीटर है और इसके आधार का जो व्यास है ये है 48 मीटर। आधार का मुझे व्यास दे रखा,
मतलब ये इतनी लंबाई दे रखी है, तो पूरी लंबाई दे रखी है 48, मतलब मैं कह दूंगा त्रिज्या है 24 और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई थी ना ये है 32। आप मुझे बताओ इसकी हाइट बता सकते हो कि नहीं? अगर आप हाइट बता दो या हाइट बता दो, जो सवाल कह रहा ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है भाई? पाई आर कॉमन एल प्लस आर। मुझे बस इतनी वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पाई का मान भी रखना 22/7। तो चलो पाई की वैल्यू तो 22/7 हो गई। अच्छा रेडियस कितने आ गई? 48 का हाफ मतलब 24 और यहाँ पर L प्लस आर तो 32 एक बार जुड़ेगा और जुड़ेगा 24। आओ जोड़ के देखें, 4 2 6 और 3 2 5 56 हो गया। ये 22 गुने 24 था तो ये यहीं पे रहने तो मल्टीप्लाई इकट्ठे कर लेंगे और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो 7 है उससे काट डालूं मैं। 7 से काट डाला तो आ गया 8। अभी क्या करना? मल्टीप्लाई। सो 22 चौके 88 का 8 बचा है मेरे पास में 8। 22 दूना 44 और 8, 44 और 8 मिल जाएगा ना तो 52 और गुने में 8, 8 8 64 का 4, लास्ट में 4 दो जगह दिख रहा। चलो कोई ना, 8 64 6 बचेगा, 8 दूना 16 6 22 बचेगा अभी भी 2, 8 पंचे 40 2 42। मेरे पास आंसर आ गया 42 24। 42 24 कहीं है ये लिखा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इस वाली स्पीड के साथ में आपको भी करना है एग्जाम में। मतलब मैं तो फिगर बना रहा, सारी चीजें बता रहा, आपको केवल इस पर फोकस करना है कौन कौन सी वैल्यू इसमें दे रखी, जो नहीं दे रखी उसके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे सवालों में कुछ ना कुछ डेटा आपको दिया जाएगा। बेटा अगले सवाल पर आते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया है ज्ञात करना है, जबकि इसका आधार है 54 सेंटीमीटर लंबा और प्रत्येक समान भुजा जो है ना वो 45 सेंटीमीटर लंबी है। अब अगर मुझे इसका एरिया बतलाना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बतलाना है, तो इसका जो फार्मूला होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया का जो फार्मूला होता है ना, इसका फार्मूला यह होता है 1/2 इंटू बी। मतलब एरिया के लिए फार्मूला 1/2 इंटू बी और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बाई 4। ये बी का आधा करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइए। अभी किसी को कोई भी तकलीफ इस वाले सवाल से नहीं ना? चलो, जहां पर b क्या है a क्या है मैं आपको बता दूं। b है यहाँ पे जो लंबाई बराबर नहीं होगी और जो लंबाई बराबर है ना वो है a। ठीक है, चलो मैं एरिया बतलाने के लिए 1/2 b क्या करता हूं, b इसकी पूरी की पूरी लंबाई मतलब आधार की लंबाई, मतलब आधार की लंबाई है 54 तो यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई मुझे करना है। ये जो a की वैल्यू है ना, ये a की वैल्यू जो दोनों बराबर भुजाएं थी ना वो 45 है, तो मुझे 45 का स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पे करना पड़ेगा b का स्क्वायर मतलब 54 का स्क्वायर और बटे में करना होगा 4। तो 54 गुने 54 कर देते हैं 2 बार और यहाँ पे कर दूं 4। तो एक बार मैंने 2 से काटा तो यहाँ पे आया 27, एक बार और 2 से काट देंगे तो भी 27। अब आप कैलकुलेट करो, 1/2 इंटू 54 है तो इसको काट डालूंगा तो 27 आएगा। 27 यहाँ है एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या आएगा? 45 का स्क्वायर देखो 5 अगर 50 होता है ना तो 2500 होता। 45 का स्क्वायर होता है 2025 और माइनस में मुझे 27 का स्क्वायर करना है। 27 का स्क्वायर किसी को याद है? बताइए। हाँ, अरे 27 का स्क्वायर 9 का क्यूब क्या होता है? बस वही होता है। 9 का क्यूब कितना? 729। आइए 15 से 9 घटाओगे 6 आएगा। यहाँ पे 11 से 2 घटाओगे 9 आएगा और यहाँ पर कितना बचा भाई? 20। 20 से अगर मैं 7 घटा दूं तो 20 से 7 13। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट बतलाना है और फिर मल्टीप्लाई कर लेना है 27 में। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए, थोड़ा सा ज़्यादा सा कुछ भी दिक्कत आ रही हो, जितनी भी आ रही हो मुझे शेयर करिए। यहाँ पे अच्छा 19 बचा था ना, तो 19 से 7 ये 12 बचेगा। ये जो 1296 है ना, ये 36 का स्क्वायर था और यहाँ पे मैंने देखा है 27 का मल्टीप्लाई करना है। 7 6 42, लास्ट में 2 आना चाहिए और 2 केवल एक जगह दिख रहा है, इसलिए यही वाला ऑप्शन हो गया मेरे पास सही। बताइए कोई दिक्कत? हमने केवल यूनिट डिजिट देखा है यहाँ पे कि 7 6 42 का कितना आएगा? 2 और 2 केवल एक जगह, बाकी मल्टीप्लाई करोगे ना यही वाला नंबर मिल करके आएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा 1/2 इंटू बी क्या होता है? बेस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब जो दोनों भुजाएं बराबर थी उनका, और माइनस में बी का आधा कर करके होल स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाता है बी स्क्वायर अपॉन जो 2 का स्क्वायर था ना वो 4। अब मुझे सवाल में बताना 1683, 2244 और 5049 का जो महत्तम समापवर्तक है अगर वो x है तो x के अंकों का जो योगफल है वो कैसे दिखाना। अब जब यहाँ पर ऐसे नंबर दिए जाए मासा के लिए जिनमें आपको मासा नजर ना आए कि हम ऐसे संख्याओं में HCF कैसे निकालेंगे, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप डिवीजन मेथड लगा लो।
ठीक है। जैसे एक मेथड तो ये है कि हम लोग 1683 करते, 2244 करते और करते 5049, लेकिन जब हमें यही नहीं पता चलेगा ना कि ये 1683 किससे कटेगा, हम डिविजिबिलिटी रूल लगाए, हम इसको भी लगाए, नहीं पता चल पा रहा, तब रूल ये कहता है कि आप ऐसा करो, भाग विधि लगा लो, और भाग विधि से सवाल का आंसर बहुत तेज आता है। भाग विधि से अगर मैं सवाल को लगाने जा रहा हूं, जैसे मैंने 1683 देखा छोटा नंबर है और इस नंबर से 2244 को मैंने भाग दिया, तो देखते हैं भाई, एक बार भाग जाएगा 1683 हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 3 1 बचेगा, 14 से 8 तो 6 बचेगा, यहाँ बचा कितना 21, 21 से 16 घटाओगे तो आपको मिलेगा 5, 561। अब 561, इसी 561 से मुझे 1683 को भाग देना, अगर ये कट गया तो भाई ये दोनों नंबर 561 से कट रहे थे, मतलब इन दोनों का तो मासा आ गया 561। एक बार भाग देता हूं मैं, 5 तिया 15, 3 बार दे सकते हैं, 3 1 जा 3, 8 तिया 8, 6 तिया 18 का 8 बचा 1, 5 तिया 15 1 16, देखो पूरी तरह से डिवाइड। तो अभी के लिए जो HCF हो गया ना, वो HCF हो गया कितना 561, लेकिन 561 HCF पूरी तरह से तब होगा जब इसी नंबर से हमारे पास जो आखिरी नंबर है ना, ये 5049, ये भी डिविजिबल हो, नहीं होगा तो फिर हम यही वाले दोनों नंबर में फिर से वही वाला रूल लगाएंगे, तो पता चलेगा HCF कितना है। इस पर बेसिक्स पूरी बातें आपकी हमारे साथ में हो चुकी हैं आपके अपने एप्लीकेशन पर, एग्जाम कोच पर। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो एप्लीकेशन पर आइए और मैथ्स का जो इंडिविजुअल बैच चल रहा है उसको जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है, पूरी बेसिक्स के साथ में। अब देखो मैंने इसको अगर भाग देना है और यहां तक पहुंचाना है, सोचो ना 10 का गुणा करते ना तो 5600 हो जाता, ये कम है, कितनी बार भाग जाएगा 9 बार, देखो 9 एकम 9, 9 छक 54 का 4 बचा 5 है, 9 बचे 45, 5 खत्म, मतलब ये हो गया भाई साहब कि पूरी तरह से HCF है 561। और आपसे कह रहा कि अगर HCF x है तो उसके अंकों का योग बता दो, अंकों के योग के लिए 5 + 6 + 1, 6 5 11 1 12, वी गेट आंसर इज 12, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहे जितनी फास्ट कोशिश करोगे, चाहे जितनी फास्ट, ठीक है, आपसे ये वाला जो पेपर था ना, ये टाइम लेता ही लेता, अभी तो ये इजी सवाल है, अभी और देखना कितने तगड़े तगड़े सवाल आपसे पूछे गए हैं। ये वाला जो पेपर था, ये कह सकते हो कि सबसे हार्ड शिफ्ट का पेपर था, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन पर आगे हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ABC की जो दक्षताएं हैं उनमें 3:5:8 का अनुपात है। एक साथ कार्य करते हुए उसी काम को 15 दिनों में कर लेते हैं, अगर एक साथ करते हैं ना तो 15 दिन में। अभी कह रहा कि A और B 12 दिनों के लिए एक साथ काम कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अब जो बाकी बचा काम है वो C करेगा और C को करना है, तो C कितने दिनों में काम पूरा करेगा, जो रिमेनिंग बचा है ना उसको। तो अब आप मुझे बताओ, A है, B है, C है, इन तीनों का मुझे कार्य की जो क्षमता है ना, वो दिन नहीं दिया, क्षमता जो हम यहाँ पे निकालते हैं ना कि ये 3 काम करेगा डेली, ये 5 काम करेगा, ये 8 काम करेगा। अब ऐसे में हमें क्या करना होता था, इन सबका एलसीएम चाहे यहाँ का निकालो चाहे यहाँ, क्योंकि उसे काटना तो है ही। अब अगर मैं एलसीएम निकालता 8 पंचे 40, 120 आया, 120 आया, तो अगर मैं 120 रखता, ध्यान से सुनना, तो ये हुआ 3 चौके 12, मतलब 40 दिन में करेगा। ये 5 से डिवाइड कर दूंगा ना, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 5, या फिर ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो, सबसे आसान। जब A करता है 3 काम डेली, B करता 5 काम डेली, 5 दिन कितना काम हुआ 8। अच्छा, इन्होंने 12 दिन में करा है काम, तो 12 गुने 8 कितना काम हो गया, 12 गुने 8, 12 8 96 काम हो गया। 124 में से 96 हो गया तो बचा 24 काम है। अब 24 काम C करेगा 8 के हिसाब से, तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों करते हैं, तीनों मिलकर के अगर करते हैं ना तो 15 दिन में समाप्त होता। देखो 8 5 8 8 3 11 5 16, 16 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे 15 नहीं मिलेगा, इसलिए एलसीएम हम 120 नहीं लेंगे, हम एलसीएम ले ले 120 का 2 गुना 40। अभी देखो 8 3 11 5 16, 16 से मैं इसको काटता, 16 एकम 16 पंचे 80, मतलब 15 दिन, तो बस एलसीएम हो गया 240, और इसको लेकर के हम लोग बेस मान करके सवाल लगा लेंगे। अब ये दोनों अगर 3 और 5 8 काम करते हैं डेली, और 8 काम के हिसाब से A और B ने जो करा है ना वो 12 दिन तक करा, तो 12 गुने 8 96 काम हो गया। करना कितना काम था, मुझे करवाना था 240, तो मेरे पास रिमेनिंग काम कितना बचा, जो शेष काम बचा ना वो बचा 240 से 96 माइनस करके, 10 से 6 बचा, घटाऊंगा 4 बचेगा, 13 से 9 घटाऊंगा 4 बचेगा, और यहाँ बचा 1। 144 काम बचा है जिसको कौन करेगा, C अकेले करेगा, और C की रेट है कितनी 8, तो 144 काम को अगर वो 8 के हिसाब से करने बैठेगा ना तो 8 एकम 8, 8 8 64, 18 दिन में करेगा, और इसका मतलब है ऑप्शन आ गया मेरे पास में 18 डेज। बोलो बात समझ में आती जा रही है। हमने जो एलसीएम माना था ना 120, उसको 240 क्यों करा, क्योंकि हमें ये कंडीशन फॉलो करानी थी कि 15 दिन में तीनों लोग करते थे।
बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आती तो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे सवालों पर हमने हमारी और आपसे डिस्कशन बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। ठीक है, इस पर आ जाओ भाई। एक गोले में एक बेलन निहित है। गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की 5/6 गुनी है। बेलन का आयतन का गोले के आयतन से अनुपात बतलाना है। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। चलो, मैंने क्या करना है भाई कि देखो, एक गोला बनाया और इसके अंदर बनाया मैंने एक बेलन। अब आप समझिए जरा कि इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, सेंटर, ध्यान से सुनना, इसका जो सेंटर होगा वहां से इसकी दूरी को हम कह देंगे रेडियस। ये रेडियस है। ठीक है भाई, ये त्रिभुज की ऊंचाई थी। सवाल कह रहा है कि बेलन की जो ऊंचाई की 5/6 गुनी है कौन सी? गोले की त्रिज्या। तो अगर मैं इसको मान लेता हूं x, तो गोले की त्रिज्या हो जाएगी 5/6x। और ये बता दो, अगर आपको ये लंबाई पता चल गई ना, तो इसी का जस्ट डबल ही तो था हाइट। बोलो मानते हो कि नहीं? ये जो इतनी ऊंचाई है ये इसी का जस्ट डबल था। तो जब पूरी लंबाई x है तो ये आधी बचेगी। ये कितनी बचेगी? x/2। अब आपको अगर x का मान पता चल जाए तो भी बता सकते हो, अदरवाइज आप ना ये रेडियस पता कर लो। रेडियस तो बेलन का हो जाएगा, आयतन कितना, और बाकी सारी चीजों का आयतन। तो अगर मैं गोले की त्रिज्या को देखूं, गोले की त्रिज्या के लिए ये आधार है, और इसका मान निकालने के लिए हमने पाइथागोरस का नियम लगा लेना। पाइथागोरस का नियम क्या कहता है कि भाई अगर ये छोटा सा ट्रायंगल जो बना है, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना, इसमें अगर मुझे आधार की लंबाई चाहिए, जबकि कर्ण की लंबाई 5/6x है और ऊंचाई है x/2, तो मैं कैसे बताऊंगा भाई? कर्ण का स्क्वायर मतलब 5/6x का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया भाई साहब x/6 का स्क्वायर। अभी भी कोई दिक्कत नहीं। तो एलसीएम तो आ गया 36, ऊपर हमने देखा 5 का स्क्वायर करा 25x स्क्वायर और प्लस में 1, तो ऊपर आ गया मेरे पास में 26x स्क्वायर, जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना था। बोलो इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पे कितना x/2 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये x स्क्वायर है, और यहाँ पे 25/36 x स्क्वायर है। अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूं भाई इसके बेस की, बेस पता चल जाए मतलब त्रिज्या पता चल जाएगी, तो फिर हम आंसर बड़ी तेजी से निकाल सकते हैं। अब 4 और इसको मैं इधर सॉल्व कर लूं, 36 और 4 का जो एलसीएम होगा वो हो गया 36, ऊपर 25 ही रहेगा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 36 था, 4 9 36, तो ये हो गया 9x स्क्वायर। ठीक है भाई, अभी देखो 25 और 9 36x स्क्वायर। कोई दिक्कत, मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई x स्क्वायर। अभी किसी को कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई भी तकलीफ हो, थोड़ी सी भी होगी तो मुझे शेयर करिए भाई। इतनी बातों से किसी को कोई तकलीफ? जल्दी बताएं। नहीं? चलो, अरे मैंने जोड़ा क्यों भाई साहब? ये घटाना है, कोई दिक्कत होगी तो किसी को शेयर करते रहना। हाँ भाई, ये कर्ण के स्क्वायर से है ना, कर्ण के स्क्वायर से हम आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 25 से 9 मैंने घटाया तो मेरे पास आया 16x स्क्वायर और बटे में 36। अच्छा, ये सबका मुझे क्या लेना था? स्क्वायर रूट। तो जैसे मैंने स्क्वायर रूट लिया मेरे पास वैल्यू आ गई। ये देखो, आप चाहते तो काट देते या फिर बाद में भी काट सकते हो। यहाँ पे बचेगा 4, 4 से डिवाइड करने पे ये 9, तो ऊपर बचा 2x, नीचे बचा 3। ये हो गया मेरे आधार की वैल्यू, इसकी वैल्यू मतलब रेडियस। अब जो मेरे पास में बेलन है, गोला है, उस गोले की जो त्रिज्या है वो देखो कितनी है? 5/6x है, और जो बेलन है ना, बेलन, उसकी हाइट कितनी है? x, और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पे वो है 2/3x। अब आप निकाल लो इसका आयतन और उसका आयतन, दोनों के आयतनों में अनुपात। तो एक बेलन का गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। पहले किसको बोला है? पहले बेलन का बोला, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना उसको उलट देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पहले गोला बता रहा हूं। तो इसका मैंने 4/3 करा, पाई करा। अब है कि रेडियस का होल क्यूब, तो 5/6x गुने 5/6x, ऐसा कितनी बार होगा? 3 बार, क्योंकि इसकी पावर 3 थी। अब अनुपात बताना है इसके साथ, तो इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब 2/3x गुने 2/3x, और फिर से क्या करूंगा मैं? इसकी हाइट का गुणा, मतलब ये वाला x। तो अब मेरे पास हो गया x x x, सब कैंसिल आउट, जितने x थे ना यहाँ वाला भी x खत्म। और जिससे जो काट सकते हो, जैसे 2 का 2 गुना हो जाएगा 4, खत्म।
एक बार 3 से मैंने इसको 3 को काट डाला, इधर बचा 5 गुने 5 गुने 5 125, और उधर क्या बचा भाई 6 गुने 6 गुने 6 करोगे ना, यहाँ पे ले आओगे तो आपके पास पता चला नीचे एक 3 था, 3 दूना 6, मेरे पास यहाँ तो आ गया 125 और उधर आ गया 72, लेकिन इसको उलट के बताना था, ये गोले का है वो बेलन का है, पहले बेलन फिर गोला, तो 72:125। देख रहे हो टाइम लग रहा ना, और मैंने कहा कि ऐसे सवालों में टाइम लगेगा, आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जहां पर भी कंफ्यूजन हो वहां पर एक बार और इसको देख लीजिएगा, सवाल समझ में आ जाएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ऐसा किया करें कि क्लास को ना थोड़ा तो रोक के देखा करिए, सब कुछ समझ में आएगा। एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठोस बेलन का जो आधार है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर, बेलन का टोटल सरफेस एरिया, गोले के टोटल सरफेस एरिया का आधा है, बेलन की हाइट बताइए। एक मेरे पास बेलन बा, एक मेरे पास में गोला है, ठीक है। गोले में समझते हो ना, गोले में समझते हो ना 3D इमेज होती है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है कि ये वाला उसका 2 गुना है। अब सवाल लगाते हैं, गोले की त्रिज्या तो दे रखी 8 है, बेलन के आधार की त्रिज्या है 4, ये वाली त्रिज्या, और इसकी हाइट है h, मुझे h बताना है। अच्छा, अगर मैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखूं तो फार्मूला होता है 2 पाई r कॉमन h प्लस r, ये बेलन का, और अगर मैं इसका देखूं टोटल सरफेस एरिया तो होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और इसका ना ये 2 गुना है, ऐसा सवाल कह रहा, मतलब 2 गुना करूंगा अगर मैं इसका तो फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब जो वैल्यू कट रही होगी काटेंगे, जैसे पाई से पाई, 2 से 2 खत्म। अब वैल्यू पुट कर लो, रेडियस यहाँ पे 4 है और यहाँ हो गया h प्लस 4, उधर मेरे पास में 4 तो है ही, और रेडियस कितनी थी 8, तो 8 का स्क्वायर हुआ, मतलब ये 4 4 खत्म, h प्लस 4 बराबर में 8 8 64। बताइए कहीं पर कोई दिक्कत, कहीं पर कोई कष्ट, थोड़ी सी भी परेशानी होगी तो मुझे बताना। यस है ना परेशानी, हमने 2 गुना थोड़ी करा, यहाँ पे सवाल ने बोला कि इसका हाफ है, इसका आधा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो 2 था ना, ये वाला तो बच गया, ये वाला बच गया, वरना कट जाता, 2 गुना नहीं आधा था, ठीक है। तो हमने किसको किससे काटा भाई, अगर मैं देखा पाई से पाई कैंसिल है, अब 2 गुने रेडियस यहाँ पे 4 थी, h प्लस ये r कितना है, h प्लस r कितना है, r की वैल्यू 4 थी, हाइट हमने h ही रखी है। इसमें मैं देख रहा 4 इंटू जो रेडियस का स्क्वायर है ना वो हो गया 8 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2, तो 4 से 4 खत्म, ये 2 दूना 4 हुआ। इधर अगर मैं 4 लिख दूं जिसमें कॉमन था h प्लस 4, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 से मैं काट डालूं, 4 एकम 4 और 4 छक 24, सो h प्लस 4 बराबर जहां पे 16 है, 4 घटाने पे मुझे वैल्यू मिल जाती 12। हाइट की वैल्यू कितनी हो गई है 12। बताइए कोई कंफ्यूजन है ना, बहुत सारा। ये है कि इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये होता है, गोले का होता है इतना, और हमें बताना है इसका आधा, तो हमने इसका आधा कर लिया और बराबर कर लिया। अभी अगले सवाल पर मैंने फिर से कह देना कि भाई ये वाला सेशन सबसे ज्यादा टफ था, और हम लोग काफी स्पीड में इसलिए हैं ताकि विद इन टाइम आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाए। देखिए के सबसे बड़ी संख्या है जिसे 2996, 4752, 7825 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर सेम रहता है, तो के अंकों का गुणनफल बताइए। ऐसे सवालों में जब भी कभी आए कि रिमाइंडर समान रहता है, तो सबसे पहले काम करना है कि तीनों में से सभी नंबर्स में ले लो डिफरेंस, जैसे इसमें डिफरेंस ले लूंगा मैं डिफरेंस देखूंगा 7825 में से 4752 को घटा करके, और फिर 7825 में से 2992 को घटा करके, मतलब इन सब में डिफरेंस ले लो, फिर जो डिफरेंस आया ना उसका मासा ले लो, वो हो जाएगा नंबर, जो रिमाइंडर हमेशा समान रखेगा। तो अभी हमने क्या करा, इन दोनों में अंतर और पहले और तीसरे में डिफरेंस। 2 से 2 0, 15 से 9 तो 6 बचेगा, यहाँ पे 6 बचा था, एक उधार लिया था, 16 से 9 तो यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1, 1760 एक हुआ। दूसरे जगह देख रहा 5 से 2 घटा करके 3, यहाँ पे बचा 12, 12 से 5 घटा के 7, यहाँ बचा 7, 7 से 7 0, और ये बचा 3073 हो गया। इसमें मैं देख रहा हूँ 5 से 2 घटा करके कितना आएगा 3, ये 12 से 9 घटाऊंगा तो 3 है, यहाँ पे बचा एक उधार लिया 7, 17 से 9 घटाऊंगा 9, 8 17 होता, और ये बचा एक उधार लिया था 6, 6 से 2 घटा करके 4। अब मुझे इन नंबर का क्या बताना है, मासा। अगर आपने इनका मासा बतला दिया समझ लो आंसर आपका हो गया।
तो भाग विधि से, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सवाल को लगाया है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को करा कि भाग विधि से जब मुझे मासा बताना होगा तो हम कैसे बतलाएंगे, दो नंबर्स के बीच में, फिर उसके बाद में अगली बार के बीच में, ठीक है। तो इसी मेथड से आप लोग इसका मासा देख लीजिएगा, और मासा इसका आएगा कितना, इसका जो HCF आएगा ना वो आएगा 439, इनका जो मासा आएगा वो आएगा 439। चूंकि टाइम कम है तो इसलिए हम स्पीड में चल रहे हैं, ठीक। इन सब का, इन तीनों का मासा आएगा 439, और फिर इसी में बताना कि के अंकों का गुणनफल, मतलब 4 गुने 3 गुने 9, सो 4 तियां 12 और 12 गुने 9, 12 9 होता है 108। वी गेट आंसर इज 108, 108 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। बातें समझ में आती जा रही हैं। HCF देख लीजिएगा कितना आ रहा है, क्योंकि जब भी कभी रिमाइंडर समान आए और ऐसा क्वेश्चन आए तो जितने भी नंबर दिए जाए उनमें आपस में डिफरेंस देखो और उनका आप निकाल लो मासा, फटाक से आंसर ऐसे सवालों का मिलेगा। आइए, एपी सर नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी का 17वां और पहला पद 315 और 251 है। 24 पदों तक मुझे योगफल ज्ञात करना। क्योंकि योगफल का फार्मूला अगर आपने देखा हो, आप सबको पता हो, तो योगफल का फार्मूला होता है SN, मतलब सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a कॉमन, ना, अरे मैं क्या बताता जा रहा हूँ, n/2 कॉमन रहता है, 2a प्लस होता है ना, यहाँ पे ये कॉमन है, तो यहाँ पे होता है 2a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस d। तो मुझे यहाँ पर ना a वैल्यू पता है कौन सी, की पहला पद कौन सा है 251, मुझे नंबर कितने हैं 24 ये पता है, लेकिन डिफरेंस नहीं पता कि d कितना आ रहा है। तो d के लिए एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, उससे हम पहले d की वैल्यू निकालेंगे फिर इस पर आएंगे। nवें पद के लिए आप क्या करते हो, a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस d। अच्छा, a क्या है, पहला पद, चूंकि बात हो रही है यहाँ पे 17वां पद और इतना, तो अगर मैं 17वां पद देख रहा हूँ 315, पहला पद है 251 और टोटल पद कितने, 17वां था तो 17 माइनस 1, यहां से हमको मिलेगा डिफरेंस। 251 ला करके इधर से घटाऊं ना तो 5 से 1 बचेगा 4, 11 से 5 बचेगा 6 और यही 64 है। बराबर मैंने देखा 17 से 1 घटा करके 16 इंटू डी है, बस 16 चौके 64, मुझे डिफरेंस मिल गया 4, और जैसे डिफरेंस 4 मिला हम इस पे आ जाएंगे, योगफल बता देंगे। चूंकि 24 पदों का बताना है, सो 24/2, 2 इंटू ए का मतलब पहला पद है 251, चूंकि डिफरेंस सब में ये नंबर कितने थे 24 से 1 घटाया और सब में डिफरेंस कितना जा रहा है 4 का, तो यहाँ पे मैंने 4 का मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे सवाल को लगा लीजिएगा और देखिएगा आंसर कितना आ रहा है, जल्दी बताएं, ठीक है। तो चूंकि टाइम कम है इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट करके लाया और मैं आपको बता दूं 1728, आप गुणा भाग कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। 7128 7128 आ जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ये पेपर आपने देखा होगा, तो हम लोग थोड़ा स्पीड में हैं, कम क्वेश्चंस हैं, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस हैं और जल्दी से जल्दी करने के लिए। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी रेडियस दे रखी है। अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया, चूंकि अर्धगोला पूरे गोले का होता है 4πr², अर्धगोले में ये वाला सरफेस जुड़ेगा बाकी आधा हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ πr²। इसमें 3 और मुझे पाई का मान रखना है 3.14 और रेडियस की वैल्यू रखनी है 27 × 27। इन सब का फिर से गुणा करना है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में लास्ट में 1 सब में है, तो मैं यूनिटरी मेथड से इसको नहीं बता सकता था, मुझे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते तो मुझे आंसर मिलता 6867.18 कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेट। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप सबको बहुत अच्छे रूल्स पता है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्या कहता है अभी कि यदि 6y² - 13y + 6 = 0 है तो समीकरण के दोनों जो मूल है ना, उन मूलों का गुणनफल कैसे बदलाना है। किसी भी इक्वेशन के, कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए और अगर उसके रूट का आपसे पूछ रहा है गुणनफल बता दीजिए, मूलों का गुणनफल बता दीजिए, तो मूलों का गुणनफल कितना होता है। मूलों का गुणनफल, योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। अब c/a कहाँ से करते हो आप, जैसे इक्वेशन दे दिया जाए ax² + bx + c बराबर 0, तो इसमें जो x के रूट होंगे ना, उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू वो उठा लो और जो पहला टर्म है वो उठा लो, हो गया आपका मूलों का गुणनफल। तो इसमें मैं क्या करूं, 6a² था -13y + 6 = 0 है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं ax² से या ay² कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ay² + by + c बराबर 0, और इससे अगर तुलना कर लें तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, c की पोजीशन पर है 6
और बताओ, एक ही पोजीशन पर भी 6 है, तो 6 को 6 से डिवाइड करा, आंसर आ गया 1। बड़ा आसान सा सवाल था ये वाला। अगर आपको ये पता होता ना कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं तो C/A से डायरेक्ट आंसर हम लोग कर लेते। अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 है, tan थीटा एंड sec थीटा की वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर बतलाना है। चलिए, तो ऐसे सवालों के आंसर जो है आप कर लेंगे, जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड में हम लोग हैं तो जल्दी जल्दी सारे सवालों को करते चल रहे हैं। एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD वृत्त के बाहर एक बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती हैं। AF है 12 सेंटीमीटर, BF है 4 सेंटीमीटर, CF इतना है, CD की लंबाई बता दीजिए। हमने क्या करना था, देखो एक सर्कल है, इस सर्कल में दो जीवाएं हैं। एक जीवा जो AB है वो अगर बाहर बना दे हम, और एक जीवा जो CD है उसको अगर हम बाहर बना दे, तो ये बाहर बिंदु कहाँ पर F पर प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। ये लंबाई अगर मैं AB मान लूं और ये लंबाई अगर जीवा की CD मान लूं, तो होता क्या है कि आप इस F से B की दूरी, F से A की दूरी, मतलब ये कि AF इंटू BF ये बराबर होगा हमेशा C से D और C से F की दूरी के, CD इंटू CF। ये क्या रखा है सवाल में, A से F की टोटल लंबाई दे रखी है, पूरी दूरी है 12, और B से F की दूरी है 4, C से F की पूरी दूरी है 16, और आपसे कह रहा कि CD की लंबाई बताओ। CD को अगर मैं x मान लेता ना, तो D से यहाँ पर F की दूरी हो जाती 16 माइनस x, बस वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर। एक तो AF 12 है, BF 4 है, CD की लंबाई मैंने मानी है x, और C से F की लंबाई हो जाएगी, C से F की पूरी लंबाई हो जाएगी 16। बताओ इतनी बातें क्लियर है कि नहीं। जितनी लंबाई पूछा था हमने मान लिया था x। अब वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 4 चौके 16 और 4 से मैं इसको काट डालता, 4 तियां 12, x बराबर आ गया 3। ये सवाल डिपेंड करता था, जानते हैं किस पे, ये पूरा का पूरा सवाल डिपेंड करता था कि आपको इसके जो रूल है, ये वाले रूल पता है कि नहीं पता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा। AF की लंबाई टोटल 12 है, B से F की लंबाई 4 है, C से F की लंबाई टोटल है कितना 16, तब C से D की लंबाई, अच्छा, हमने तो यहाँ वाला गुणा करना ना, तो ये वाला हो गया दोस्त, ये वाला जो CD की लंबाई थी, C से D की लंबाई नहीं, हमने क्या लेना था, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर AF लिया और उसके बाद BF लिया, वैसे हम लोग लेंगे C से F की लंबाई और लेंगे D से F की लंबाई, समझ रहे हो। तो C से पूरी F की लंबाई तो 16 है, और D से F की लंबाई हमने कितनी मानी थी यहाँ पर 16 माइनस में x, तो 16 माइनस में x। चलिए कैलकुलेट कर लिए और आंसर बता दीजिए। अभी मैं डिवाइड करूं तो 4 चौके 16 और 4 तियां 12, यहाँ पे 3 आया, सो 3 इज इक्वल्स टू 16 माइनस में x, अगर हम घटाते तो 13 आता और माइनस माइनस खत्म कर देते तो x की वैल्यू आ जाती 13। ऑप्शन नंबर हो गया मेरे पास में A। अगले सवाल पर आ जाइए भाई। एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया बता दीजिए। टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, सो 6 गुने ये लंबाई दे ही रखा है, 2.6 गुने 2.6, और इसके बाद में हम लोग आंसर इसका देख लेंगे। बताइए इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कोई किसी को दिक्कत होगी, थोड़ी सी भी होगी तो मुझे आप शेयर करिएगा। यहाँ पे 25 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 625, और अगर मैं 26 का स्क्वायर करूँ तो होता है 676। मतलब यहाँ पे 26 गुने 26 676 था, 2 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा और फिर 6 का गुणा करेंगे, 6 छक 36 बचेगा 3, 6 से 42, 3 45, लास्ट में 5 6 एक जगह दिख रहा है, बस उसी को टिक कर दो। बाकी आप करोगे ना, पूरा सवाल सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा 40.56। ईजी है। अगले सवाल पर आ जाओ भाई। एक लंबवृत्तीय शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर है, आधार का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, शंकु का जो आयतन है यू बतलाना है। अब मुझे अगर शंकु का आयतन बतलाना तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए थी। देखिए आयतन के लिए इसकी तिर्यक ऊंचाई 13 दे रखी है, हाइट, आधार का जो क्षेत्रफल है ना पाई आर स्क्वायर दे रखा, कितना दे रखा है 144, लेकिन मुझे इसकी हाइट जब तक पता नहीं होगी तब तक हम इसका आंसर नहीं बतला पाएंगे। अब आप इतने से अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हो ना, ट्रिपलेट्स अगर आपको याद हो तो आपको ये याद होगा कि अगर एक 12 होता है, एक 13 होता है, तो एक 5 होता है। 12 मैंने कैसे आइडिया लगाया, क्योंकि यहाँ पर 144 आ रहा है, ठीक है, और 144 तब आ सकता है जब अगली वैल्यू 12 दी जाए लगभग। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि रेडियस 12 होती तभी तो पाई आर स्क्वायर बराबर में कितना 144 पाई है,
कोई दिक्कत तो किसी के पास है नहीं। और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो r की वैल्यू हो गई 12, रेडियस 12, ये 13, तो यहाँ पे h की वैल्यू हो गई मेरे पास में 5। और अगर मुझे आयतन बतलाना है तो आयतन के लिए एक कॉन्सेप्ट मेरे पास में है कि 1/3 ले लेंगे, पाई ले लेंगे, r स्क्वायर h ले लेंगे। सो 1/3 पाई से पाई का रखो मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो पाई, अच्छा रहने दो ना, मैं ये देखो ना, पाई आर स्क्वायर पूरी की पूरी वैल्यू हो गई 144 पाई, और मुझे जो इसकी हाइट है ना, हाइट मिल गई 5, बस 3 से डिवाइड करिए, 3 चौके 12, यहाँ पे 3 24 बचेगा, 3 अठे 24, 48 का 5 गुना होता है 240, और ये पाई का पाई लिखा रहा देखो, क्योंकि ऑप्शन भी हमारे पास पाई के साथ में है। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर सी, इजी। अगले क्वेश्चन पर, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 2, 3 से गुजरती है और x एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाती है। किसके साथ में? x एक्सिस के साथ। तो मैं एक फार्मूला जानता हूं भाई कि y माइनस y1 इजिकल्स टू होता है m कॉमन x माइनस x1। अब यहाँ पे m क्या है? m इज इक्वल टू होता है भाई, m इज इक्वल टू होता है ना, m इज इक्वल टू tan थीटा। कितना होता है भाई? tan इनवर्स थीटा है tan थीटा। तो m की वैल्यू मेरे पास tan कितना दे रखा? 45 दे रखा। m की वैल्यू कितनी आ गई? 1। उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, बस आंसर आपके पास में एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा इक्वेशन बन जाएगा और उसी से आपके पास में हो जाएगा आंसर। जैसे y माइनस, ये 2 और 3 में पहला x1 है, दूसरा y1 है, तो y1 हो गया 3, यहाँ पे m की वैल्यू आ गई 1, और x माइनस में जो x1 है वो है 2। कैलकुलेट करो, सो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 x माइनस 2। पक्षांतर कर लो उधर, तो x था ही, माइनस में y हो गया, -3 उधर जाएगा, +3 माइनस 2 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। जहां लिखा बस वही वाला सही, x माइनस 1 प्लस 1, x माइनस y प्लस 1 बराबर 0, ऑप्शन नंबर पहला वाला। चलिए इसी बात पर अगले सवाल पर, k के किस मान के लिए जो इक्वेशन है kx माइनस वाई बराबर 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एक अद्वितीय समाधान होगा। अद्वितीय समाधान होगा, बड़ा खूबसूरत सा सवाल आया मेरे पास में, नहीं? हाँ, चलिए जल्दी से जल्दी करके दिखाए कि अगर इस सवाल में आपको बताना है अद्वितीय हल के लिए, सो अद्वितीय समाधान के लिए एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट है? कि a1 अपॉन जो a2 होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, ये पढ़ा है। अगर मुझे चाहिए आंसर कि इसके समाधान अद्वितीय हो, सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। अब अगर हम इस सवाल का आंसर बतलाना चाहते हैं तो मैंने इसका मल्टीप्लाई इसको देख लेना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, या बराबर में c कर लो, कोई इश्यू नहीं। बराबर में अगर मैंने माइनस सी करा, इसको मैं क्या देखूंगा? ये a1 है, b1 है, इसको मैं देखूं a2x से और प्लस b2y से और इज इक्वल्स टू माइनस सी। अगर मैंने इसका कंपैरिजन करा तो a1 अपॉन a2 से मुझे क्या मिला? a1 अपॉन a2 लिखा है, यहाँ a1 है k और a2 कितना आ गया? 6, एक तो ये वैल्यू। अच्छा, a2 अपॉन जो a3 है, a2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 अगर मैं देखूं b1 अपॉन b2, तो यहाँ b1 की वैल्यू माइनस में 1 है, कंपैरिजन किया -1, और जो b2 की वैल्यू है वो है -2, तो ये माइनस माइनस खत्म ना, 1/2 है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो k/6 है वो नहीं बराबर होना चाहिए था 1/2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, k बराबर नहीं होना चाहिए 6/2 के, मतलब k बराबर नहीं होना चाहिए था 3 के। आंसर आ गया मेरे पास में, k इज नॉट इक्वल टू 3। अगर ऐसा है तो जो इसकी वैल्यूज होंगे वो अद्वितीय हल होंगे। अगर k का मान हम 3 ना रखें तो इसके समाधान कितने? 2 समाधान हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था, बिक्री के दौरान 20% 15% की सिलसिलेवार 2 बार छूट दी गई। खिलौने का जो सेलिंग प्राइस है ना वो बताना है। अब अंकित मूल्य कितना था? 1800 रुपया। इस 1800 रुपये को ना मुझे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लाना है, 2 बार लाना है एक ही चीज पर। तो अगर मैंने 20 बार छूट दिया 20%, तो ये बचेगा 18%। अगर हमने 15% की छूट दे दी तो ये बचेगा 85%। अब आप मुझे ये बतला दो कि 2 जीरो से तो मैंने 2 जीरो उड़ाया, 1 से मैंने 1 जीरो उड़ाया, अभी क्या करना? अभी मल्टीप्लाई करना, लाइक 8 पंचे 40 का जीरो मतलब 4 बचेगा, 8 अठे 64 और 4 68। यहाँ डिनोमिनेटर में 10 था, ये हुआ, और मल्टीप्लाई विद 18। 18 गुने 8 144 का 4 बचा 14 है, 18 छक हो जाएगा 128। क्लियर ना? सो 8 4 12, 2 1 3 1 4, और यहाँ
14, 24, नहीं 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 नहीं, कहीं पर दिक्कत है। 1800 था, 20% की छूट करी तो यहाँ पे 80%, और फिर से 15% की छूट दी तो 85%। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया, 1 से 1, 8 पंचे 40, बचा 4, 8 अठे 64 और 4 68। अब 18 का मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे कितनी में, 68 में, और आंसर देख लेंगे। बताइए, अरे कर लेंगे आप, मुझे पता है ना, कर लोगे आप लोग, थोड़ा सा इधर उधर जो भी हो रहा है। चलिए 2, 4, 8, और सवाल तो सही था ना। खिलौने का अंकित मूल्य 1800 हो गया, बिक्री के दौरान इतनी छूट दी लगातार। खिलौने का मूल्य तो भाई सक्सेसिव छूट दे रहे, 20% देंगे 80% बचेगा, 15% देंगे 85% बचेगा। इतने का आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। यहाँ पर है 2, 4, 8। अब बताओ कितने देर बाद क्या आएगा, 64। तो भाई देख रहा हूं मैं कि 2 दूना 4 हुआ, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हुआ, 16 दूना 32 हुआ, और 32 दूना 64। सीरीज पूरी है, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कितने टर्म है, 6। मतलब ये है तो गुणोत्तर श्रेणी से, लेकिन उससे क्यों लगाना, छोटा कुछ ही दूर तक तो थे नंबर, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन को। अगले सवाल पर, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार है 4 सेंटीमीटर, हाइट है 6 सेंटीमीटर। उस ट्राइंगल का जो मेरे को एरिया है ना, ये बतलाना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आधार 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अरे इसका आंसर बतलाना कितना आसान है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। बेस मेरे पास 4 है, हाइट मेरे पास 6 है, 2 दूना मैंने 4 करा और 6 दूना कर लिया 12। मेरे पास आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर भी देख लेंगे आप। अभी मेरे पास में नंबर आया है कि भाई 1 प्लस आयोटा, ये आयोटा लिखा, और यहाँ 1 माइनस में आयोटा होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा एरर है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग सवाल में। 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस है, यहाँ पे प्लस था। इस आयोटा का मुझे कोणांक बताना है। बताओ कोणांक आप कैसे बताते हो, कोणांक समझते हो, बताइए भाई। इतने से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, बोलो। कोणांक क्या होता है, कोणांक होता है एक तो मापांक होता है इसमें, एक होता है कोणांक। कोणांक होता है tan इनवर्स y/x। कितना होता है, y/x। तो पहले तो हम इससे वैल्यू निकालेंगे। अब ये y/x क्या है, ये हम इससे कंपैरिजन करते हैं कि z = x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पर x और y की जो वैल्यू आती है ना, उससे हम लोग y और x की वैल्यू निकाल करके tan इनवर्स में रखते हैं। अब हमें इससे बताना है, इस सीरीज पर आना है, तो समझ लो z को हमें सॉल्व करना। अब z इक्वल टू कितना आएगा, और सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा ऊपर, 1 माइनस आयोटा यहाँ पे। अच्छा, मैं ऊपर भी 1 प्लस आयोटा करता, नीचे भी 1 प्लस आयोटा करता, तो मुझे एक वैल्यू पता चली ना। ये मैंने अपनी तरफ से गुणा किया है, तो ये 1 माइनस जो आयोटा, 1 माइनस ऐसे समझो a माइनस b और a प्लस बी लिखा, सो मल्टीप्लाई होगा तो 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर होगा, और ऊपर ये दोनों बन गए 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। आइए ओपन करते हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज जानते हैं सब लगाइए। तो ये बनेगा 1 मतलब a का स्क्वायर, फिर से आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू आयोटा ऊपर, और नीचे क्या बना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आयोटा का स्क्वायर। चूंकि आयोटा की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में 1। तो जब मैं आयोटा का स्क्वायर करता ना, तो ये वाला जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है वो बनता -1। तो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर था, इसलिए मैंने -1 करा, कोई दिक्कत नहीं हुई। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, सो 1 यहाँ पे फिर से आ जाएगा माइनस में 1, और ये प्लस में 2 टाइम्स ऑफ आयोटा था। डिनोमिनेटर में मेरा 1 and 1 2 बचा, तो 1 और 1 खत्म है। अभी बचा 2 आयोटा अपॉन 2, इसका मतलब 2 से 2 काट करके i। अब i किसकी वैल्यू आ गई, z की आ गई। तो अगर z बराबर मुझे i लिखना है, तो x के मान क्या है, 0 है। i का मान i की पोजीशन पर है, तो i तो तब बचेगा ना जब मैं y की वैल्यू कितनी रखूं, 1। अब मुझे इससे कंपैरिजन कर लेना था, तो कोणांक हो जाता tan इनवर्स। देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे होना चाहिए था कितना, 1, तभी ये i बचेगा। तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू कितनी है, 0। और 1/0 मतलब कितना आ जाएगा भाई, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब tan इनवर्स इनफाइनाइट कब हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है जब आप ले लो tan π/2, मतलब 180 का आधा 90 डिग्री पर। अब मुझे कोणांक जो बताना था, tan इनवर्स tan खत्म, मेरे पास आ गया कोणांक कितना, π/2 का मतलब 180/2, मतलब अगर डिग्री में होता ना तो 90 डिग्री हम लोग कह देते। सारी बातें समझ में आ गई हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ना आई हो तो फिर से बढ़े हम लोग, ठीक है।
चलो अगले क्वेश्चन पर। एक बैग में 6 काले और 8 सफेद बॉल है, एक गेंद यादृच्छिकता खींची गई है, क्या संभावना है कि जो गेंद है उसको सफेद बनाया जा सके? प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन है और ऐसे सवालों को आपने लगाया है? नहीं लगाया। अरे 6 काले हैं 8 सफेद बॉल हैं, 6 काले 8 सफेद हैं, टोटल कितने हैं? 8 6 14, जिसमें से सफेद को चुनना है। सफेद तो 8 थे ना, 2 से काट डालो, 2 चौके 8, 2 सते 14, 7 4/7, 4/7 ऑप्शन नंबर बी। ये बड़े आसान सवाल होते हैं और इससे जब भी क्वेश्चन पूछे गए ना सारे के सारे बड़े आसान थे। इस बार क्वेश्चन है कि अगर मूल बिंदु से सरल रेखा 4x + 3y n + अल्फा है, या a मान लो, a = 0 है और इस पर डाले गए लंब की जो लंबाई है वो 2 है, तो मुझे बताना है कि जो a का मान होगा वो क्या होगा। बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। मूल बिंदु से डाले गए हैं और किसी भी बिंदु से अगर डाला जाए तो जो लंब की लंबाई होती है जिसके बारे में पूछा गया, लंब की जो लंबाई होती है ना वो लंबाई होती है ax1 + by1 + c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ होता है a² + b का स्क्वायर, a² + b का स्क्वायर, a² + b का स्क्वायर, जिस बिंदु से डाला जा रहा है, जिस बिंदु को यहाँ पर लिखा गया। अब आप मुझे बताओ ये कितना है? ax + by + c से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो क्या मुझे वैल्यू नहीं पता चलेगी? बोलो, a की, b की, c की। और यहाँ पे जो मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0, और इसको हम लोग क्या मानेंगे? a, b, बस a, b, बस a, b से हमें यहाँ पर आंसर मिल जाना। बोलो कोई दिक्कत? अरे x, y मान लो, कोई इश्यू नहीं है, बड़े आराम से आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। अभी आप मुझे बताइए कोई दिक्कत हो किसी को? चलो तो मुझे इसमें क्या मानना? अरे x1 और ये क्या है? ये x1 है, ये y1 है। x1 y1 कितना आ गया? 0 0, और यहाँ पर मुझे वैल्यू कैसे पुट करनी थी? इसको a इसको b मानना था, तो ये ax1 है + by1 है और इसमें हमें वैल्यू को रखना है। आ जाओ भाई, जबकि इससे जो लंब की लंबाई है वो निकालनी नहीं है, वो लंबाई दे रखी है कि 2 होगा। अगर मैं देखूं यहाँ से कंपैरिजन करके तो a का मान 4 है, जबकि x1 कितना है? 0, प्लस b की वैल्यू मैं देख रहा हूँ 3 है, लेकिन y1 कितना है? 0। अच्छा मैं c का मान देख रहा हूँ तो यहाँ पे a लिखा, या इसको आप अल्फा कर लो क्योंकि a तो हम लोग मान चुके हैं, ये हो गया अल्फा। स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे a का मान 4 मतलब 4 का स्क्वायर, और b का मान कितना कंपैरिजन करा? 3 का स्क्वायर, बराबर में कितना लाना था? 2। तो ये 4 × 3 3 × ये सब 0 0 हो गए, ऊपर बचा केवल मेरे पास में अल्फा। यहाँ पर है 4 का स्क्वायर 9, सॉरी 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 5। सो मेरे पास आ गया अल्फा/5 = 2, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 5 दूना 10। चलो बी ऑप्शन हमारे पास आ गया सही। तो इस प्रकार से आपके हो गए हैं लगभग सारे सवाल समाप्त। और अगर ये सारे क्वेश्चन, चलो इंग्लिश के क्वेश्चंस आ गए अब तो, और इन बाकी सारे क्वेश्चंस पर आप डिस्कशन कर चुके हैं एपी सर के साथ में। मतलब ये कि हम लोगों ने अभी तक जीएस के सारे क्वेश्चंस को, इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस को, हिंदी के सारे क्वेश्चंस को देख लिया है। उम्मीद है ये वाला एग्जाम आपका बहुत बढ़िया जाएगा, और जैसा भी एग्जाम जाता है प्लीज इस वाले वीडियो पर आकर के या एग्जाम कोच पर आकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया और आगे की रणनीति अब आप क्या अपनाने वाले हैं। तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 7311174888 ये नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके आप अगर बैचेस में एडमिशन चाहते हैं या पूरा बैच पढ़ना चाहते हैं, फिर चाहे वो इंडिविजुअल हो, जीएस के लिए हो, हिंदी के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो, मैथ्स के लिए हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। और किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपी SSC की या टीचिंग सेगमेंट में से किसी की, तो उनके बैचेस भी अवेलेबल हैं एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की वाली क्लास इतनी ही, मिलते हैं अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।